बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग कहेंगे आपको अपने शो में जिसका नाम है सुबह से आगे, इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और इस वक्त बिल्कुल खैरियत से मौजूद होंगे। और ये प्लान नहीं था, ये जो कप्स हमने दोनों ने एक साथ रखे ना, ये बाय चांस। मेरा नाम आयशा यूसुफ, मेरा नाम अनम अहमद है। मेरी तरफ से भी प्रोग्राम में बहुत बहुत वेलकम। एक तो कप साथ साथ रखे, फिर आप कलर भी देख। अब आप ये भी कह दें कि ये भी प्लान अच्छा, ये बाकायदा प्लान था, ये हम कह सकते हैं। खवातीन के बारे में एक चीज़ जो है ना, बड़ा मिसकंसेप्शन हम कह सकते हैं मशहूर है कि जी वो एक जैसे कपड़े नहीं पहनना चाहती, या कलर्स जो है ना वो बड़े लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं। घरों के अंदर भी ऐसी बातचीत हो रही होती है कि भाई जिस कलर का तुमने कपड़ा पहनना ना, उस कलर का मैंने कपड़ा नहीं। ऐसी तो नहीं होती, बहनें तो आपस में वो माँ बाप तो ट्रेनिंग करा दे, तीन बहनें तो तीनों को एक जैसे बचपन में करवाते हैं। वो तो जुल्म होता है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन बड़े होने के बाद समटाइम्स ये होता है कि नहीं भाई, जैसा इस बहन ने कपड़े पहने हैं ना वैसे मैंने नहीं पहने, मैं थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊंगी। लेकिन हमारे दरमियान बहुत अच्छा बहन चाह रहा है। हम बाकायदा प्लान करते हैं और ये सोचते हैं कि एक जैसे कपड़े पहने ताकि जो आपको अच्छा लगे, फॉर्मिटी जो है ना वो हमारे शो के अंदर नजर आए। पारा जी आपको बाकायदा तौर पर वेलकम करते हैं और सबसे पहले इंटरेस्टिंग खबर आपके साथ शेयर करते हैं जो कि खास तौर पर अनम के लिए। अनम काफी यंग है ना, 12 साल से कम है। आपके लिए ये खबर आई है? मैं अंडर एज हूँ यहाँ पर शो करने के लिए भी। हाँ, नहीं अंडर एज नहीं है, ये ना मुकदमे करवाओगे तुम हमारे ऊपर। एक नई तहकीक सामने आई है, उसने खबरदार किया गया कि 12 साल से कम उम्र बच्चों को स्मार्टफोन देने से उनमें मुख्तलिफ अमराज का खतरा बढ़ जाता है। और तहकीक ये भी बताती है कि स्मार्टफोन्स की वजह से बच्चों में मोटापे, डिप्रेशन और नाकिस नींद जैसे मसाइल का खतरा बढ़ता है। हम तो अक्सर अपने प्रोग्राम में बात कर रहे होते हैं कि भाई बच्चों को आप स्मार्टफोन दें ना, गैजेट्स दें ना। और कई ममालिक में, जिसमें मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, 16 साल से कम उम्र बच्चों का तो वैसे पाबंदी लगाई। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को हम कितने बुरे लगते होंगे ना, हम उनके पेरेंट्स को बार बार ये कह रहे होते हैं कि बच्चों को मोबाइल फोन्स ना दे, लेकिन बच्चों ये आपके लिए बहुत अच्छा है। खैर, जनरल पीडियाट्रिक्स में शाया तहकीक में 12 साल या इससे कम उम्र 10,000 से ज़ायद बच्चों की डेटा की जांच पड़ताल की गई। और जो रिसर्च है उसमें ये चीज़ सामने आई कि लड़कपन में अगर स्मार्टफोन्स मिल जाता है बच्चों को, उनकी मिल्कियत हो जाती है, तो बच्चों की जिस्मानी सेहत भी मुतासर होती है और इसके साथ साथ जहनी सेहत, ये दोनों के लिए बहुत तबाहकुन साबित होता है। और ये तहकीक कोई नई नहीं है, इससे पहले भी कई तहकीक जो है ना वो सामने आ चुकी हैं और इस सिलसिले में अब तो मुख्तलिफ मुल्कों में लेजिस्लेशन भी हो रही है। बिल्कुल हो रही है, लेकिन मेरा एक सवाल है, जो टीचर्स जो स्कूल में आपको होमवर्क दे देते हैं और व्हाट्सएप कर रहे होते हैं या फोन पे आपको असाइनमेंट्स कह रहे होते हैं कि आप वो करें, फिर उनका क्या करें बच्चे? पेरेंट्स की सुपरविजन में करें ना। हाँ, सुपरविजन में करें। आप बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे हाथ भी नहीं लगाएं। ये देखिए ना, 12 साल के बच्चों को आप फोन लेकर दे दें कि भाई ये तुम्हारा है, तो बिल्कुल इसको जो है ना आपकी मिल्कियत में, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। इवन कोई भी गैजेट आप कहें कि आईपैड दे दें या कोई भी ऐसा कोई गैजेट भी नहीं, मेरे ख्याल से अगर है भी तो थोड़ी देर के लिए दें, दैट इज फाइन, बट फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम उनकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जो है ना वो मसला हो जाता है। खैर, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, हमने सोचा आपके साथ शेयर करें। एक और नई तहकीक जो है ना वो सामने आई है, वो बता देते हैं। लेकिन ये तहकीक मैं नहीं बताऊंगी, या ना आप बताएं, क्योंकि जेनजीज मेरे से बहुत ज्यादा अक्सर जब भी मिलते हैं नाराज होते हैं, कहते हैं आप जेनजीज के बारे में बहुत सारी बातें करती हैं, आप ही बताएं इसके बारे में। अच्छा जी, एक नई टर्म सामने आई है, इस्तिलाह जो है वो सामने आई है ऑफिस फ्रॉग के नाम से, जो कि तेजी से कॉर्पोरेट दुनिया में मकबूल हो रही है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऐसे मुलाजिम नौजवान जो कि खास तौर पर जेनजी, जो कि बार बार नौकरियां बदलते हैं, बल्कि ऐसे उसको मिसाल दी गई है जैसे मेंढक एक जगह से दूसरी जगह जो फुदक रहे होते हैं ना, वैसे ये बच्चे जो हैं वो नौकरियां बदल। ये हम नहीं कह रहे, ये रिसर्च कह रही है। लेकिन बहुत सारे जेनजीज नहीं भी हैं, उनका भी यही काम है, वो अच्छा, बहुत सारे मिलेनियल्स भी ऐसे होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह, मुझे लगता है आप और मैं बहुत सारे लोगों को जानते हैं, कम अरसे में जो है ना वो ट्रांजिशन कर रहे होते हैं और ट्रैवल कर रहे होते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम मिलेनियल्स या इससे पहले जो हमारे बॉसेस हैं या फिर इससे पहले वाली जनरेशन वाले बॉसेस जो हैं वो बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। और अचानक से ये जो तब्दीली आई है ना, उनको वो लगता है कि ये इनकी जो है ना ये ठीक ही नहीं है, ये नई नस्ल जो है ना इनका पता नहीं क्या होगा। अच्छा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। हाँ। नए बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि उनको बेहतर मौके मिलते हैं, उसके साथ साथ बेहतर तनख्वाह का रुझान जो है वो भी उनके अंदर नजर आता है। और बार बार स्टाफ की तब्दीली से ना सिर्फ महारतों का तसलसल मुतासर होता है, बल्कि ESG और गवर्नेंस के तकाजे जो है उसके ऊपर भी दबाव बहुत। जब ग्रोथ नहीं होगी एक जगह पर, अब तो फिर जेनजीज चाहते हैं कि वहां जाएं जहां पर तनख्वाह भी अच्छी हो, ग्रोथ के भी मार्जिन जो है वो ज्यादा हो। तो जनाब ये रिसर्च थी, हमने सोचा आपके साथ शेयर कर दें। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए।
कल भी हमने बात की और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर इस पर काफी बात हो रही है। कराची में नीपा चौरंगी में मेन होल में गिरने वाले बच्चे की लाश जो है वो तलाश कर ली गई है और इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया था जिसमें बच्चे की लाश 14 घंटे के बाद नाले से मिली है और जायवकुआ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर इसे नाले से तलाश किया गया। पहले तो 14 घंटे तक ये ऑपरेशन रहा और किसी को ये लाश मिल ही नहीं रही थी। रेस्क्यू हुक्काम ने बच्चे की लाश को निकालकर फौरी तौर पर सदखाने मुंतकिल कर दिया और कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि रेस्क्यू हुक्काम ने ये लाश को नहीं निकाला बल्कि एक कचरा चुनने वाला लड़का था, उसने इस लाश को रिकवर किया। बहुत ही बदकिस्मत सिचुएशन बनी, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन बनी, लेकिन उस बच्चे की जान चली गई और उसके पेरेंट्स, उसके घर वाले जो हैं उनकी हालत जो हमने देखी वो बयान करने के काबिल भी नहीं है। लेकिन खैर इसके मुहर्रकात के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं टाउन नाज़िम हैं डॉक्टर फवाद अहमद साहब, उनसे हम इस बारे में बात करेंगे और फिर फवाद अहमद साहब हमारे साथ एक एनालिस्ट भी मौजूद होंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं इसके ऊपर। पहले हम डॉक्टर की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये चाहूँगी कि ये इल्ज़ाम जो लगाया जा रहा है उस बच्चे के पेरेंट्स की तरफ से कि हैवी मशीनरी जो वक्त पर पहुँच जाती तो उस बच्चे को बचाया जा सकता था, हैवी मशीनरी पहुँची नहीं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान से जब हमने बात की तो उनका ये कहना था कि क्योंकि वाटर बोर्ड को बताया नहीं गया बर वक्त, इस वजह से हैवी मशीनरी वहाँ पर नहीं पहुँची। नक्शे उनके पास मौजूद थे और लोग अपने तौर पर उनको बताते रहे। सबसे पहले तो बताइए हुआ क्या उस रात को? अच्छा देखिए, वहाँ पे पहले तो मैं आपको एक चीज़ ये थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दूं कि बुनियादी तौर पे ये जो यूनिवर्सिटी रोड है इस पर इस वक्त बीआरटी का काम हो रहा है, रेड लाइन का। और रेड लाइन के काम की वजह से अमलन ये सड़क जो है वो जो रेड लाइन बनाने वाली कंपनी है उसके पास है। रात जिस वक्त ये हादसा हुआ है तकरीबन 10:30 के करीब हादसा हुआ होगा और मुझे इत्तला मिली थी तकरीबन कोई 11 बजे के करीब किसी ने मुझे कॉल करके बताई। तो पहला मेरा रिस्पांस तो ये था कि मैंने 1122 वालों को फौरी तौर पे कॉल की कि रेस्क्यू के लिए पहुंचे। अगर जो वाकया ठीक है, जो मुझे पता चला कि गटर में बच्चा गिर गया है, तो हमने कहा रेस्क्यू के लोग पहुंच जाए, डाइवर्स उनके पास हैं। और दूसरी चीज़ ये थी कि मैंने फौरी तौर पर मेयर साहब से रब्ता करने की कोशिश की और जब बात नहीं हो सकी तो उनको मैसेज छोड़ा था। और उसकी वजह ये थी कि ये जो जगह है ये बुनियादी तौर पे केएमसी की रोड है, इसके साथ जो सीवरेज सिस्टम है ये भी केएमसी को पर्टेन करता है या वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन को पर्टेन करता है। और इसकी सारी जो आपने बात की, असल में मैं वहाँ रात को खासा देर गए तक मौजूद था और हमारी कोशिश थी कि केएमसी वहाँ पर आ जाए और या ये कि बीआरटी जो उसकी ओनर है, इसलिए कि ये जो अगर आप देखें तो टेक्निकली और वहाँ पे जो उसकी ओनरशिप का मसला है, तो जब तक वो ओनर एजेंसी वहाँ पे मौजूद ना कोई भी काम नहीं हो सकता। और इसलिए मेरी पूरी कोशिश ये रही कि इन दोनों एजेंसी से किसी तरह से भी राब्ता हो, अगर बच्चा जिंदा बच जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन वरना कम से कम लाश निकालने के इंतजाम के अंदर हम हेल्प आउट कर सकें। कौन से इदारे की जिम्मेदारी थी? थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए मैं पूछ रही हूँ अपने आप के लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं है। केएमसी की जिम्मेदारी थी, वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी थी, किसकी जिम्मेदारी थी? जरा इस बारे में बताइएगा डॉक्टर। असल में देखिए, अब ये तो इस वक्त जैसे मैंने आपको बताया ना कि सड़क केएमसी की है, सीवरेज सिस्टम वहाँ जो चल रहा था, अगर बरसाती नाला था तो बरसाती नाला केएमसी के पास है वो, और सीवरेज कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन है जो कि सिंध हुकूमत के मातहत है, मेयर साहब उसके चेयरमैन है। लेकिन यहाँ एक अहम पहलू जिस पर लोग बात नहीं कर रहे और आपके प्रोग्राम में भी शायद इस पर बात नहीं, असल मसला ये है कि जिस वक्त वहाँ पे कोई काम चल रहा होता है तो जो काम करने वाली एजेंसी है वो उस जगह की ओनरशिप ले लेती है। तो अमलन इस एजेंसी इस वक्त काम कर रही हैं, एक बीआरटी और दूसरा के फॉर ऑगमेंटेशन के लिए कराची वाटर एंड सीवरेज इंप्रूवमेंट प्लान के नाम से KWSSIP, ये दो कंपनीज हैं। और असल में क्योंकि सिर्फ मसला वहाँ पे डिगिंग करना नहीं है, डिगिंग के साथ क्योंकि वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के केबल्स जा रहे होते हैं, बहुत से हसास नौयत की चीजें हैं, तो जिनके पास ड्राइंग्स हैं, जो वहाँ के ओनर हैं, उन्हीं का वहाँ पे होना बहुत जरूरी है और ऑनबोर्ड होना जरूरी है। और यही हमारी कोशिश थी कि किसी तरीके से ये इदारों की आपस में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन थी जिसकी वजह से 14 घंटे लग गए इस बच्चे को ढूंढने में या इसकी लाश को ढूंढने में। असल में देखें, ये भी एक अलमिया है और जिस तरह आपने बात की ना, एक बहुत अफसोसनाक बात ही होती है कि जब कोई हादसा होता है तो चीज हाइप होती है और वरना हम उस पर बात ही नहीं करते। मैं जाती तौर पे बारहा ये बात करता रहा हूँ कि से बड़े शहर को आप
जिस तरह से चला रहे हैं बिट एंड पीसेस में करके, कभी शहर नहीं चल सकता। डॉक्टर साहब, बात करना इज वन थिंग, लेकिन काम भी तो तभी किए जाते हैं ना, ये जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी तरफ से काम करने की बात तब की जाती है जब कोई इस तरह का हादसा पेश आ जाता है, कोई बड़ा खुदा ना खासा हादसा हो तो उसके बाद ट्रैफिक रेगुलेशंस के ऊपर बात की जाती है, कोई बच्चा इस तरह से गटर में गिर के उसकी जान चली जाए उसके बाद बात की जाती है कि हाँ जी सब गटर के ऊपर ढक्कन होना जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करना इज वन थिंग, काम करना तो आपकी जिम्मेदारी है ना। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है, बात ये है कि हम अमलन फायर फाइटिंग मूड में जा चुके हैं कि जब कोई हादसा होता है तो सब एक्टिव होते हैं और उसके बाद सब खामोश हो जाते हैं। ये बुनियादी तौर पे सिंध के अंदर तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है, अगर आप मेरी बात मुकम्मल हो जाए, कि यहाँ पर कराची को अगर आप वन अथॉरिटी के अंडर में नहीं चलाएंगे जो सबको कोऑर्डिनेट कर सके। अब अभी एक और चीज जो हाल है, बात इसकी बहुत जरूरी है, ये तो एक छोटा बच्चे का हादसा हुआ, बहुत ही अलमनाक हादसा है, लेकिन अमलन बीआरटी कराची के शहरियों के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुकी है, ये एक मौत का कुआं बन चुकी है। यहाँ पे जो हादसात हुए उस पर कभी एक प्रोग्राम करें आप कि जिसके अंदर जो है वो तलबा और तालबात तक जख्मी हुए हैं। उर्दू यूनिवर्सिटी के कराची हमने किसके ऊपर प्रोग्राम करना है डॉक्टर साहब, देखिए बात ये है यहाँ पर मामूल बन गए। और एक और चीज है कि बिल्कुल जहाँ ये वाक़या हुआ है ना उसका जवाब तो फिर देना पड़ता है ना। जब आपके पास एक ओहदा मौजूद है, आप टाउन नाजिम है, तो जब आपसे सवाल किया जाए तो फिर दूसरे इदारों की बात की जाए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस बच्चे की जान चली गई, आप तो जितना मर्जी ब्लेम गेम होता रहे। खैर, आप साथ ही मौजूद रहेगा, आपका पॉइंट आ गया। फवाद अहमद साहब की तरफ हम चलते हैं और उनसे जरा उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं सारी सिचुएशन पर। फवाद, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आप डॉक्टर फवाद साहब की बात भी सुन रहे हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपने सुन लिया और सारा मामला जो है ये भी आपके सामने है। क्या टेक है आपका इस पर? देखें, इसके बहुत शुक्रिया आपका। इसके दो पहलू हैं इस पूरी गुफ्तगू के। एक पहलू तो ये कि एक हादसा हुआ, हादसे पहले भी हुए, 35 से ज्यादा जो है वो लोग डूब चुके हैं या डूबने के दौरान उनको बचा लिया गया है गुज़िश्ता 2 सालों के अंदर। 22 बच्चे जो हैं वो गटर की नज़र हो चुके हैं। इससे पहले 13 डी के अंदर इसी जहाँ पे आज नीपा है उससे थोड़ा सा आगे एक और मकाम है, वहाँ पर एक बच्चा डूब चुका है। तो ये तो कराची में मामूल की बात है कि जब कराची के मेयर और वहाँ पे सिटी काउंसिल के अंदर ये बयान दिया जाए कि हमने 80,000 गटर के ढकने जो है वो मुख्तलिफ चेयरमैन को दिए हैं। तो ये सारी बातें 80,000 ढक्कनों का जिक्र इसलिए हो रहा है कि ढक्कन यहाँ का मसला है। फिक्सिट की तहरीक आपको याद होगी, वो साहब भी यहीं से एमएनए मुंतखब हुए थे, जिस इलाके के अंदर बच्चा जो है वो डूबा है। आलमगीर खान नाम था, उन्होंने फिक्सिट के नाम से एक पूरी तहरीक चलाई जिसमें गटर के ढक्कन लगा रहे थे और वो हुनैर लखानी साहब मरहूम जो इकरा यूनिवर्सिटी वाले हैं वो उनके साथ थे। तो ये तमाम चीजें तो हमने देखी ना कि कराची के अंदर गटर के ढक्कन पे कोई इस निज़ाम की वजह से नहीं, इससे पहले भी इसी तरीके से सियासत होती है। और सियासत जब भी होती है कि जब कोई मसला मौजूद होता है तो गटर के ढक्कन जो है वो पहले तहरीक इंसाफ से वाबस्ता जो एमएनए थे वो देते रहे। फिर हमने देखा कि जमात इस्लामी ने कहा कि हमने कार्बन फाइबर के ढक्कन बना लिए हैं। यानी कि आप अंदाजा कीजिए कि एक इतना बड़ा मेट्रो सिटी है और वहां पर एक मामूली गटर के ढक्कन के ऊपर सियासत हो रही है। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मंडी, बहाउद्दीन के अंदर क्यों ये आवाजें नहीं आती हैं? रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक। बल्कि फवाद, हमने तो दुनिया में कभी इस तरह की, कम से कम मैंने तो कभी इस तरह की कोई खबर नहीं देखी कि किसी शहर में गटर के ढक्कन ही गायब हो जाते हैं और बार बार हो जाते हैं और उस पर सियासत हो रही है। आप तो पाकिस्तान की मिसाल दे रहे हैं, किसी भी और मुल्क में इस तरह से नहीं होता। ये अनोखा ही मामला है। इसको इनकॉम्पिटेंस कहा जाए, इसको क्या नाम दिया जाए, और कितनी जाने जाएंगी इस तरह के मसाइल और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह के मसाइल पर? आप देखिए ना कि कल कारकर्दगी जब वो बयान कर रहे थे, वो मसाइल का हल बता रहे थे, जो साहब सिटी काउंसिल में तकरीर कर रहे थे, उन्होंने बताया कि हमने 80,000 ढक्कन दिए। यानी कि उन्होंने बड़ा कारनामा किया कि वो कह थे कि हमने ढक्कन देकर जो है वो बड़ा काम यहाँ पर किया है। तो बुनियादी तौर पर ना इस मामले को समझने के लिए 2-3 चीजें हैं। डॉक्टर फवाद ने भी उस तरफ इशारा किया। एक तो जिस तरीके से 70s और 80s में थानों की हदूद के ऊपर झगड़ा होता था कि लाश तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी है, ये हादसा तुम्हारी हदूद में हुआ है, हमारी हदूद में नहीं हुआ। अब जीपीएस के दौर में 2025 में भी हम इस बात पे तकरार कर रहे हैं कि ये नाला किसका था, ये सड़क किसकी थी। ये बुनियादी तौर पर किस जानिब इशारा करता है? मैं जरा सी अपनी बात का एक छोटा सा पहलू आपके सामने उजागर करके आगे की तरफ चलूंगा। देखिए, ये वाकया हुआ, सोचने की चीज ये भी है कि जो सामने इतनी बड़ी एक दुकान खड़ी हुई है जिसमें शीशे हैं, उससे 5 फीट के फासले पर जहां उसकी पार्किंग है मोटरसाइकिल की, वहां पर गटर का ढक्कन खुला हुआ है, उसको भी कोई ख्याल नहीं है। फिर जिस टाउन की बात हो रही है, चलें आप ख्याल कर लें, अगर किसी और की जिम्मेदारी थी वहां पर ढक्कन लगा दें, चलें इसको भी आप छोड़ें।
फिर ये है कि सबसे बड़ा सवाल है कि हर बंदा ये कह रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन था, यानी कि बारिश की पानी के निकासी का एक इंतजाम था। कराची थोड़ा सा मुख्तलिफ इस तरीके से है कि यहाँ पे कोहे सुलेमान के जो पहाड़ी सिलसिले हैं, जो कीर्तर रेंज है, वहां से पानी आता है और वो कुदरती गुजरगांव से होता हुआ, जिसको मलीर नदी, लियारी नदी और इस तरह की छोटी छोटी बहुत सारी नदियां हैं, उससे होता हुआ समंदर में, और उसकी एक खास प्रेशर होता है, कुव्वत होती है, जो दीगर शहरों में शायद उस तरीके से ना हो, क्योंकि वहां सिर्फ बारिश का पानी निकालने का होता है। यहाँ पहाड़ी सिलसिले से आए हुए पानी को भी निकालने के लिए जो है वो कुदरती एक इंतजाम मौजूद था, जो अब कैसा है क्या है वो एक लंबी बहस है। सवाल यह है कि अगर ये स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन था तो इसमें इतनी तेजी से पानी कैसे चल रहा था। कराची में तो मानसून सीजन खत्म हुए हुए 2-3 महीने हो गए। सितंबर के शुरू में मेरे ख्याल है आखिरी दफा बारिश हुई है, उसके बाद ये नवंबर खत्म होने के बाद दिसंबर शुरू हो चुका है। तो पानी इतना तेज वहां पे क्यों आ रहा था, ये भी एक सवाल है कराची के निकासी के मामले के अंदर। फवाद, अभी ये जो भी हादसा है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटली 3-4 दिन और इसके ऊपर बात होगी और कुछ अरसे बाद कुछ फॉलो अप हो जाएगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक एक्शन रीप्ले की तरह कुछ अरसे के बाद इस तरह के हादसा हमारे सामने आते हैं और इन हादसा के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की भरमार होती है जिसमें स्टेक होल्डर्स आकर एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करते हैं, इल्ज़ाम तराशी करते हैं और उसके बाद मसाइल जूं के तूं रह जाते हैं। मसाइल को हल करने की तरफ आपको लगता है, और ये जो गटर के ढक्कन वाली आपने बात की, अगर लोग इस इशू को उठाकर MNAs बन जाते हैं तो इसका मतलब है कि कराची वाले जानते हैं कि ये कितना बड़ा मसला है उनके लिए, कि उनकी जानें चली जाती हैं। इसके ऊपर जरा बताइए। ये वाकया अभी मैं 22 की फिगर आपको दे रहा हूँ, ये 42 होगा, ये 72 होगा, खुदा ना खास्ता मेरा आपका किसी का बच्चा भी हो सकता है, हमारा रिश्तेदार भी हो सकता है। अल्लाह ताला जो है वो सबको महफूज रखे। उम्मीद है, दुआ है कि ये मामला नहीं समझे, लेकिन ये होते रहेंगे। ये क्यों होते रहेंगे? बुनियादी तौर पर उस निज़ाम के अंदर मसला है कि जो कराची के अंदर सिटी गवर्नमेंट के नाम पर या मेयर कराची के नाम पर इंतखाब की सूरत में आता है। वो मसला क्या है कि कराची के अंदर कोई 5-6 जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड हैं। कराची के अंदर टाउन्स की एक बहार है। आप अगर शारा फैसल से कराची को शुरू करें तो मेट्रोपोल के ऊपर शुरू हो जाता है कंटोनमेंट बोर्ड कराची, उससे आप सीधे हाथ की तरफ चले जाएं पुल की तरफ तो वो आपको आ जाता है कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन। लेकिन अगर आप शारा फैसल पे सीधा चलें तो थोड़ी देर जो है वो आता है कारसास के पास DMC ईस्ट आती है और उसके फौरी बाद जो है दोबारा शुरू हो जाता है कंटोनमेंट बोर्ड फैसल। फिर आगे जाके कुरंगी जिला आ जाता है, कुलंगी जिला थोड़ा सा ही आगे बढ़ता है तो कंटोनमेंट बोर्ड मलीर आ जाता है। यानी कि आप दाएं जाएं बाएं जाएं, कहीं कंटोनमेंट शुरू हो जाएगा, कहीं टाउन शुरू हो जाएगा, कहीं कोई जिला शुरू हो जाएगा। आप अंदाजा कीजिए कि मलीर का एक इलाका जो है वो जिला कुरंगी का हिस्सा है। तो ये जिस तरीके से कराची को एक बल्दियाती निजाम दिया गया कि जो नामुकम्मल है, जो मरबूत नहीं है, जिसके आप ये जानबूझ के इस तरह से रखा गया है फवाद साहब कराची को, या नियत काम करने की आपको लग रहा है वहाँ पर? इंटरेस्टिंग मामला जो है ना वो ये है फवाद साहब के कराची वो सूबा है जहाँ पर हमें लोकल गवर्नमेंट फिर भी नजर आती है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर नजर आता है, जो कि हर जगह पर बात की जा रही होती है। पंजाब के अंदर भी अभी इशू है, KP के अंदर भी उस तरह से हमें नजर नहीं आता, बलोचिस्तान में भी नजर आता। और सबसे ज्यादा मसले मसाइल हमें सिंध में और सिंध के शहर कराची के अंदर नजर आते हैं, जो कि पाकिस्तान का वाहिद मेट्रोपॉलिटन शहर है। आपको लगता है कि ये लोकल निजाम की खराबी है या फिर ये अगेन जो हमने बात की थी नीयतों का मसला है? देखिए, इसमें दोनों चीजें हैं। नियतें ये हैं कि इस वक्त हमारी कौमी और सूबाई असम्बलीज जो हैं, मैं काफी इसके ऊपर तहकीक मुस्तकिल काफी अरसे से कर रहा हूँ कि आखिर ये मामला है क्या। बुनियादी तौर पे परवेज मुशर्रफ साहब एक निज़ाम लेकर आए थे जिसमें निमतुल्लाह खान और फिर मुस्तफ़ा कमाल मुंतखब हुए। अगर आप मैं सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ, अगर आप उस निज़ाम को देखें, वो पूरे पाकिस्तान का निज़ाम था, लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत पूरे पाकिस्तान के अंदर उसके तहत जो है वो काम हुआ था। आप उस निज़ाम को देखें तो उसमें वाटर बोर्ड, उसके अंदर जो है वो KMC के तमाम अमला और बाकी तमाम चीज़ें जो है वो नाज़िम कराची के मातहत थी और उस निज़ाम ने डिलीवर भी किया। हालांकि उसमें भी जो है वो निज़ाम को शिकायत ये थी कि पुलिस उनके मातहत नहीं है, और पहले दौर के अंदर तो पुलिस अफसरान की ACR के अंदर जो है वो सिटी नाज़िम का कोई इख्तियार था, दूसरे दौर में वो भी नहीं था। बुनियादी तौर पर उस निज़ाम ने उस वक्त तक डिलीवर किया जब तक कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात नहीं हुए। जैसे इंतखाबात हुए तो हमारे यहाँ कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान ने जो है वो मेयर कराची या नाज़िम कराची जो भी थे उस वक्त, उनके मामलात के अंदर मदाखलत शुरू की, और यही मामला लाहौर में भी हुआ, यही मामला दीगर शहरों के अंदर भी हुआ, और फिर वो निज़ाम आहिस्ता आहिस्ता सिमटता गया। उसके बाद हमने देखा कि एक और जो निज़ाम आया वो इतना मुअत्तल था कि जिसमें वसीम अख्तर साहब हुए, जिनको यही नहीं पता था कि उनके पास मशीनें कितनी है, उन्होंने कहाँ पे काम करना है, कहाँ पे काम नहीं करना। बुनियादी तौर पर आप ये देखें कि अगर KPK के अंदर या पंजाब के अंदर आप मिसाल देते हैं कि वहाँ निज़ाम मौजूद नहीं है या पंजाब के अंदर इंतखाबात नहीं हो रहे बल्दियाती, तो कराची में बल्दियाती इंतखाबात ने कौन सी तब्दीली जो है वो रुनुमा कर दी।
यहाँ पर भी लोग उसी तरीके से रो रहे हैं। बुनियादी तौर पर हमारे जो सियासतदान हैं, जो कौमी और सूबाई असेंबली तक पहुंचते हैं, वो अपना इख्तियार नीचे मुंतकिल नहीं करना चाहते, वो ऐसा निजाम नहीं देना चाहते। फवाद साहब, होता भी इस बात के ऊपर है कि यहाँ पर उस जमात की गवर्नमेंट है जो सबसे ज्यादा डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात करती है, जो कि 18वीं तरमीम को प्राइड समझती है कि हमने विफाक से ताकत लेकर सूबों को दे दिया। जी, जो एनएफसी अवार्ड था उसको उन्होंने पीएफसी अवार्ड के अंदर डिसॉल्व किया। मैंने खुद इंटरव्यू किया था मुर्तजा वहाब साहब का, अगर आप कहेंगी मैं आपको क्लिप भी भेज दूंगा। मैंने उनसे सवाल पूछा कि आप लोगों ने पीएफसी अवार्ड क्यों नहीं दिया, क्योंकि सूबे सिंध के अंदर जो लेजिस्लेशन जितनी भी होती है उसमें असिस्ट करते हैं मुर्तजा वहाब साहब सीएम साहब को, यानी कि मुराद अली शाह साहब असिस्टेंस लेते हैं मुर्तजा वहाब साहब से, और ये हकीकत है, इसमें कुछ छुपी हुई बात नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि आपने पीएफसी अवार्ड क्यों नहीं दिया, जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन था, यानी कि आपने इख्तियारात पैसे अपने पास सूबे ने ले लिए, लेकिन सूबों ने जिले गवर्नमेंट्स को वो इख्तियार क्यों नहीं दिया, वो पैसे क्यों नहीं दिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये हमारी गलती है। मेरे पास ये आज भी मौजूद है, इसी तरीके से मौजूद है क्लिप। मेरा ख्याल है बस उनकी गलतियों का खुमियाजा जो है ना फवाद साहब, वो इस तरह के छोटे बच्चे जिनकी 22 तादाद आपने बताई है, ये वो हैं जो रिपोर्टेड हैं, जो रिपोर्ट नहीं हुए उनकी तादाद और भी ज्यादा हो सकती है। उनकी गलतियों का खुमियाजा जो है ना आवाम उतारती है अपनी जानों का नजराना पेश करके, जिसके लिए उन्होंने साइन अप भी नहीं किया। बहुत शुक्रिया आपका। फवाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, अपना एनालिसिस इस सारे मामले के ऊपर पेश। बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है एंड अगेन वही वाली बात है कि इल्ज़ाम तराशी हो रही है, ब्लेम गेम किया जाएगा और ब्लेम गेम के बाद फिर खामोशी छा जाएगी और मसाइल जूं के तू। आप अंदाजा करें इस ब्लेम गेम में उस फैमिली पर क्या गुजर रही है, जिनका प्यारा, जिनका बच्चा चला गया। उस माँ की अगर आपने फुटेज देखी हो, जिस तरह से वो चीखो पुकार कर रही है, अपने बच्चे को बुला रही है, अल्लाह ताला हम में से किसी को इस तरह का टाइम देखना नसीब ना करे और किसी माँ को ये वक्त दोबारा देखना ना पड़े। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम सिंध के एक बहुत बड़े मसले की, बल्कि बहुत सारे मसाइल की बात कर रहे थे। एक और मसला सिंध में सर उठा रहा है, वो है बच्चों में HIV केसेस का इजाफा होना। और सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की स्क्रीनिंग में 476 से 12 बच्चों में HIV मुस्बत रिपोर्ट हुआ है और इनका ताल्लुक मुख्तलिफ अजला से बताया जा रहा है। सिंध के मुख्तलिफ अजला से बताया जा रहा है। डॉक्टर जी बता रहे हैं कि बार बार नमूनिया होना, बुखार होना, वजन में कमी और शदीद ग़िज़ाई किल्लत वाले बच्चे जो हैं उनके अंदर HIV के केसेस बढ़ रहे हैं। और ये भी खबरदार कर रहे हैं एक्सपर्ट्स के छोटे मराकज़ में WHO मंजूर शुदा स्क्रीनिंग किट्स की कमी की वजह से बर वक्त तशख़ीस होना जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। एंड अगेन HIV की अगर बर वक्त तशख़ीस ना हो तो उसका इलाज बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पेचोहो ने भी इस सिलसिले में आगाह किया था कि सिंध में HIV के फैलाव की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है और अगर हम बात करें कुछ अरसे के दौरान सूबे में 3900 से ज़ायद HIV मुस्बत सामने आया है बच्चों के अंदर। इसकी वजह क्या है और इन किट्स की कमी को पूरा करने के लिए क्या किया गया है और मज़ीद इसके ऊपर क्या काम किया जा रहा है, ये जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फातिमा मीर, प्रोफेसर पीड्स इन्फेक्शियस डिजीज़। चलते हैं फातिमा साहिबा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, 3900 बच्चों के अंदर इस तरह से HIV का पॉजिटिव आना। इसकी रीज़न क्या सिर्फ किट्स की कमी का होना, बर वक्त तशख़ीस ना होना है या फिर और भी मिसकंसेप्शंस है, जैसे कहा जाता है कि ये सिर्फ जेनेटिकली ट्रांसमिट हो सकती है, या इसके अलावा भी कोई रीजंस है? देखिए HIV हम सबको जो समझ आती है वो ये है कि ये सेक्सुअल रूट से एडल्ट्स के अंदर ट्रांसमिट हो सकता है एक बंदे से दूसरे बंदे को, लेकिन बच्चों में अगर माँ पॉजिटिव है प्रेगनेंसी के दौरान तो वो अपने फीटस को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन्फेक्ट कर सकती है या ड्यूरिंग बर्थ कर सकती है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कर सकती है, अगर उसको ना पता हो कि इसको HIV हो और वो ब्रेस्ट फीड भी कर रही है और वो बेबी प्रेगनेंसी में बगैर किसी इंटरवेंशन के पैदा हुआ है। इसके अलावा बच्चों को गंदे इंजेक्शन लगने से, कंटामिनेटेड नीडल्स लगने से और उसके अलावा गंदा खून लगने से यानी कि अनस्क्रीन्ड ब्लड लगने से उनको लग सकता है। अब हमने जो लास्ट 2019 की लाड़काना की आउटब्रेक के बाद देखा है, हमने देखा है कि हमारे बच्चों में एटलीस्ट 50 to 60% जो हैं उनको ब्लड या अनसेफ इंजेक्शंस की वजह से हुआ है। 40% को अभी भी माँ को ना पता होने की वजह से अनआइडेंटिफाइड HIV पॉजिटिव मदर की वजह से होता है। तो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन तो इम्पोर्टेंट है ही बच्चों में, लेकिन इसके अलावा ये जो बुरी इन्फेक्शन कंट्रोल वाली हमारी प्रैक्टिसेस हैं जिसमें हम लोग नीडल शेयरिंग करते हैं और साथ में कम सामान के साथ ज्यादा बच्चों को इंजेक्शन लगाते हैं। अब ये क्यों हुआ है पिछले 1-2 महीनों में कि इतने केसेस आ रहे हैं?
ये निमोनिया सीजन है सिंध का और पाकिस्तान का, और इसमें नॉर्मल अच्छी इम्यूनिटी वाला बच्चा भी बार बार बीमार हो रहा है। अच्छा फातिमा साहिबा, अगर किसी बच्चे में HIV की तस्दीक हो जाए, पता चल जाए कि इसमें है प्रॉब्लम, तो क्या इसका मुकम्मल इलाज मुमकिन है और किस स्टेज पर इलाज हो सकता है? पे HIV का इलाज मौजूद है, लेकिन लेट स्टेजेस ऑफ HIV में HIV खुद तो नहीं, लेकिन HIV की वजह से जो कमजोरी पैदा हुई है बॉडी में, उसकी वजह से हर किस्म का जरासीम आप पे अटैक करता है और आपको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस यानी कि मौका परस्त आपको इन्फेक्शंस होती हैं जो बाकी नॉर्मल बच्चों को नहीं खराब करेंगी। एडवांस डिजीज में क्योंकि बॉडी का हर हिस्सा इतना वीक हो गया होता है, तो उसमें दवाई देने के बावजूद भी मौत के या फिर रिकवरी विद सीक्वली यानी कि बुरे असरात जिस्म पे होने के चांसेस रह जाते हैं, ठीक है। लेकिन अर्ली स्टेजेस में तो बहुत अच्छा इलाज है और बच्चा एक ऑलमोस्ट नॉर्मल जिंदगी कर सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये जबरदस्त है कि अर्ली स्टेजेस में अगर डायग्नोसिस हो जाए तो ज़्यादा अच्छा इलाज हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये भी पता लगाया जा सके कि मेन कल्प्रिट जो है ना वो क्या है। क्या सिर्फ अनस्क्रीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसका मसला है, या फिर जेनेटिकली ये जो माँ की तरफ से ट्रांसफ़र हो जाती है ये डिजीज़, ये मसला है, या इसके अलावा भी और रीजंस हो सकते हैं फातिमा? डेफिनेटली गवर्नमेंट को अकाउंटेबल तो ठहराना है कि भाई आपके पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स के अंदर आपने इन्फेक्शन कंट्रोल की प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करना है और आपने सेफ इंजेक्शन और सेफ ब्लड, हुकूमत ने बहुत इम्प्रूवमेंट की है इन चीजों में, लेकिन अभी भी वो सब ऑप्टिमल है। लेकिन इसके साथ साथ लोगों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। माँ बाप खुद जाके इंजेक्शन मांगते हैं, माँ बाप खुद जाके ब्लड मांगते हैं, तो इसका मतलब है हमने कम्युनिटी को भी एजुकेट करना है कि खुदा के लिए अननीडेड इंजेक्शन और अननीडेड ब्लड के पीछे ना जाएं, सिर्फ इमरजेंसीज के लिए ये चीज रखें। एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, डॉक्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई बच्चा जिसको कोई बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली सिवियर इलनेस हो रही है या वो बार बार बीमार हो रहा है, तो आप सोचें कि उसकी कुव्वत मुदाफियत कम है, चाहे इनहेरिटेड तरीके से या अक्वायर्ड तरीके से, HIV के तरीके से। तो लोगों को भी एजुकेट करना है, डॉक्टर्स, नर्सेज, डिस्पेंसर्स, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है जो कि कम्प्लीटली अनगवर्नड है और उनकी क्वालिटी सर्विसेज देने का कोई तरीका नहीं है मेजर करने का। तो अकेली हुकूमत नहीं है अकाउंटेबल, हुकूमत के अलावा प्राइवेट सेक्टर भी अकाउंटेबल है, बिल्कुल हम एज हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स भी अकाउंटेबल हैं, लोग भी अकाउंटेबल हैं, सब अकाउंटेबल हैं। गवर्नमेंट की जहां तक आपने बात की है, गवर्नमेंट किसी ना किसी सतह पर अवेयरनेस के लिए काम कर रही है। अभी भी अजरा पिचोर साहिबा का हमने जिक्र किया शुरू में, उन्होंने भी आगाही के लिए बात की है कि ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल हो चुकी है। अच्छा फातिमा साहिबा, वालिदैन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं और कौन सी अलामात ऐसी हैं जिस पर फौरी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? बस माँ बाप को ये सोचना चाहिए। देखो हमारे पास भी क्लिनिक में माँ बाप आते हैं और वो कहते हैं मेरा बच्चा बहुत बीमार होता है, लेकिन वो मोटा ताजा अच्छा सा बच्चा होता है, इसके सादे नजले जुकाम होते हैं जो घर में हैंडल हो जाते हैं। तो रिमेंबर, इलनेसेस जो कि घर में हैंडल हो जाएं ये माइल्ड इलनेसेस होती हैं। और हमारी किताब भी हमें कहती है 7-8 दफा साल में अगर बच्चा हल्का फुल्का बीमार हो, घर में ठीक हो जाए, कोई बात नहीं, आपकी लाल बत्ती जलनी चाहिए अगर बच्चा अस्पताल बार बार दाखिल हो रहा है। अगर बच्चे को कोई ना कोई लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं, चाहे सही लगा रहे हैं चाहे गलत लगा रहे हैं, आपको लग रहा है बच्चा, आप डॉक्टर के पास हर महीने या हर दूसरे महीने जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली एक आपकी खतरे की बत्ती जलनी चाहिए। दिस इज मोर फ्रीक्वेंट एंड मोर सिवियर देन यूजुअल। आपको सोचना चाहिए ये बच्चा कुछ ज्यादा ही बीमार हो रहा है और फिर एक अच्छे डॉक्टर को जाकर दिखाएं ताकि उसकी कुव्वत मुदाफियत की चेकिंग हो सके। ये वो माँ वाली कुव्वत मुदाफियत नहीं है, हर माँ समझती है मेरा बच्चा कमजोर है। ये एक्चुअल मेडिकल साइंटिफिक तरीके से हमें पता चले कि वाकई ये बच्चा कमजोर है। ठीक है, टेस्टों में HIV का टेस्ट होना बहुत जरूरी है पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। फातिमा मीर साहिबा हमारे साथ मौजूद थे और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन भी किया कि सिंध में जो सिचुएशन है HIV के पॉजिटिव आने की बच्चों के अंदर, उसका रीज़न जो है ना वो कुछ हद तक हम खुद ही हैं, तो हमें एजुकेट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इसमें एहतियात बरतनी चाहिए कि बच्चे अगर ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, बार बार बीमार हो रहे हैं और उनको हॉस्पिटल लेकर जाना एडमिट करना पड़ रहा है, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद देम, तो आप जाके किसी एक्सपर्ट को या फिर किसी
स्पेशलिस्ट को उसको ज़रूर चेक करवाएं। फातिमा, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आगे बढ़ जाते हैं, एक और अहम मामले की बात कर लेते हैं जिसमें रियासत को आगे आना पड़ता है और आगे आकर ज़बरदस्ती जो कवानीन है उनके ऊपर अमल दरामद करवाना पड़ता है। पंजाब की जब हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि यहाँ पर स्मोक का सीजन आता है। वैसे मैंने ही कहा था कि हमारे यहाँ पे भी स्मोक का सीजन चल भी रहा है, ये भी लेकिन अब एक और मौसम आ गया और वो मौसम बड़ा इंटरेस्टिंग है। कौन सा मौसम है भाई? अब मौसम जो चल रहा है ना वो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान करने का मौसम चल रहा है, जुर्माने करने का मौसम चल रहा है और शहरी और मुहाफिज जो हैं दोनों ही इसके शिकंजे में आ गए हैं। अब शहरियों के भी चालान हो रहे हैं और कई पुलिस एहलकार हैं उनके भी चालान हुए। 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में 63,970 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के चालान किए गए हैं। तर्जुमान पंजाब ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर 8 करोड़ 42 लाख से ज्यादा जुर्माने भी किए गए हैं, जिसमें लाहौर है, गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, रावलपिंडी और मुल्तान के इलाकों में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि चेक किया जा सके किधर वायलेशन हो रही है। ये बड़ा जरूरी है, इसी तरह से देखना चाहिए। सिंध में एक तरफ हमें ई चालान नजर आता है, वहाँ के लोग जो है ना वो भी रो रहे होते हैं कि भाई इतने ज्यादा हमारे ऊपर चालान किए जा रहे हैं और घरों में भेज दिया जाता है। तो वो हम कई मरतबा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन पंजाब की सिचुएशन के बारे में जरा जान लेते हैं। इसका मकसद बेसिकली क्या है? क्या ये इसी तरह से सिलसिला जारी रहेगा या फिर ये कुछ वक्त के लिए? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डीआईजी ट्रैफिक पंजाब पुलिस मोहम्मद वकास नज़ीर साहब। उनकी तरफ चलते हैं। वकास साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग कहूँगी आपको। और सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो अब मुहिम शुरू हुई है, ये जो चालान बहुत ज़्यादा किए जा रहे हैं, आवाम ये जानना चाहती है कुछ वक्त के लिए या फिर ये कंसिस्टेंसी के साथ ऐसे ही चलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुहिम नहीं है, दिस इज़ न्यू ट्रैफिक ऑर्डर या ट्रैफिक डॉक्ट्राइन। तो ये आने वाले दिनों, महीनों, हफ्तों में इसी तरह चलेगा और ये बुनियादी तौर पे इस रियलाइजेशन पे मबनी है कि हमें अपनी जो सड़कों के ऊपर ट्रैफिक का डिसिप्लिन है उसको ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। जो हमारे यहाँ सड़कों पे हादसात होते हैं उनको कम से कम करने की ज़रूरत है। अपनी सड़कों को महफूज तर और सफ़र को आसान तर बनाने की ज़रूरत है। तो इस के हवाले से होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच अपनाई गई है। सीएम पंजाब खुद इस मुहिम को लीड कर रही हैं। कुछ 60 साल के बाद एक नया कानून इंट्रोड्यूस कराया गया है जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी ज़रूरत थी वो इंट्रोड्यूस कराई गई हैं। उसका दूसरा जो आम है वो इन्फोर्समेंट है, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट जो आपको सड़कों पे नज़र आ रही है, जिसके तहत जो है पिछले 5 दिन में आप देख चुके हैं कि लाखों के हिसाब से चालान किए गए हैं, हज़ारों FIRs दर्ज की गई हैं, 56,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ इम्पाउंड की गई हैं और इसी तरह 50 करोड़ के करीब जो है वो जुर्माना जो इकट्ठा किया गया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है वकास साहब, एंड वी रियली अप्रिशिएट दैट। ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो दूसरे मुल्कों में जाके कवानीन की पासदारी कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं लाहौर वालों की, पंजाब वालों की बात करूँ, मैं खुद लाहौर से हूँ, मेरा बचपन वहाँ पे गुजरा है। हम तैयार नहीं हैं, हमें आदत उसी चीज़ की है कि कुछ वक्त के लिए सख्ती हो रही है, हमारे बैक ऑफ द माइंड यही होता है कि चलो भाई कुछ वक्त के लिए सख्ती हो रही है तो सीट बेल्ट लगा लेते हैं, हेलमेट पहन लेते हैं या फिर ना सिग्नल के ऊपर रुककर खड़े हो जाते हैं। वैसे इतनी ज़्यादा बुरी हालत भी नहीं है पंजाब के अंदर ट्रैफिक सिग्नल्स की, लेकिन अगेन वी आर नॉट रेडी फॉर इट। आप ये किस तरह से इंश्योर करेंगे कि लोग इस चीज़ को अब सीरियस लेना शुरू कर दें? क्या सिर्फ जुर्माने ही किए जाएंगे या इसके अलावा भी कोई सज़ा हो सकती है? इसके 2 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट इन्फोर्समेंट का है जिसके ज़रिए लोगों को ये मुसलसल यकीन दिलाया जाएगा कि नाउ दिस इज़ न्यू वे ऑफ लाइफ, और इसी तरह जो है इन्फोर्समेंट का अमल और उस पर जो एक सख्ती है वो बरकरार रहेगी। और दूसरा एलिमेंट उसका ये है जिसको हम एजुकेशन एंड अवेयरनेस की बात करते हैं। हम अपना जो एजुकेशन एंड अवेयरनेस वाला कंपोनेंट है उसको भी बढ़ा रहे हैं। हम स्कूल्स में जा रहे हैं, कॉलेजेस में जा रहे हैं, सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं, टीवी चैनल्स पे आके ये बात कर रहे हैं ताकि लोगों को ये यकीन दहानी कराई जा सके कि नाउ दिस इज़ गोइंग टू स्टे, और उन्होंने इसके मुताबिक अपने आप को ढालना है। सुबह जिस वक्त आप घर से निकलते हैं तो अपने जहन में ये चीज़ रासिख करके निकलें कि मैंने सड़क के ऊपर ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी करनी है, वगरना मुझे जुर्माने का, FIR का
और दीगर तादीबी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे, और जुर्माने के डर से ज़्यादा कि अपनी जान और दूसरों की जान ख़तरे में ना डालने का डर होना चाहिए। अच्छा वकास साहब, ये बताइएगा, ये 24 घंटे का जो डेटा हमारे सामने है, 63,000 से ज़ायद चालान हुए हैं, उसके बाद फ़र्क कितना पड़ा है? मतलब कोई तब्दीली आई है उसके बाद? कम चालान होंगे या क्या? आप डेटा थोड़ा सा शेयर करेंगे? जी, दो पहलुओं से हम देख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, चूंकि बग़ैर लाइसेंस के जो गाड़ी चलाने वाले थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, तो हमारे जो लाइसेंसिंग सेंटर्स पे जो क्यूज़ हैं वो अब मीलों लंबी क्यूज़ हैं, जहाँ पे लोग 15 मिनट के बाद अपनी बारी आ जाती थी, अब घंटों में बारी आ रही है। इसी तरह हेलमेट ना पहनने पे जो चालान हो रहे थे, तो अब शहरी जो है दुकानों पे हेलमेट ढूंढते फिर रहे हैं और हेलमेट कमयाब हो गए हैं, कम मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा इन्फोर्समेंट एक्शन है वो एक एटीट्यूडनल चेंज को, एक मिजाज की तब्दीली को ट्रिगर कर रहा है। और अगर इसके साथ एजुकेशन का जो एलिमेंट है, लोग उसको भी सीरियसली लें। सिर्फ उस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत को महसूस ना करें जब उनको टिकट मिल जाता है या उनको फ़ाइन कर दिया जाता है या FIR कर दी जाती है, बल्कि जिस वक्त हम रीच आउट करते हैं, उनको बताते हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि ट्रैफिक की कवानीन की खिलाफ वर्जी मत कीजिए, उसको भी सीरियसली लें, तो आप देखेंगे कि ये तब्दीली का अमल तेज तर हो जाएगा और हफ्तों की बजाय आपको दिनों में सड़क के ऊपर तब्दीली नजर आएगी। बिल्कुल ऐसे। वकास साहब, अज़राए मजाक, आपने काफ़ी लोगों का वैसे रोज़गार जो है ना वो बढ़ा दिया है, जिनके हेलमेट्स बिक रहे हैं या जिनको जाना पड़ रहा है अपनी सेफ्टी किट लेने के लिए किसी भी जगह पर ट्रैवल करने के लिए। अच्छा वकास साहब, ये बता दीजिए, एक शख्स वो गाड़ी पर जा रहा था, उसका चालान हुआ, उसने चालान जमा नहीं करवाया, उसके बाद दोबारा उसका चालान हो गया और तीसरी मर्तबा हो गया, ये जो सिलसिला है, या फिर हम आदि मुजरिम जो है अगर कोई सामने आ जाता है तो उसके खिलाफ फिर क्या कार्रवाई की जाएगी? उनको सही आवाज़ नहीं मेरे ख्याल से जा रही। आप तो सुन पा रहे हैं? चलें कोशिश करते हैं उनसे रब्ता करें और उनसे यही सवाल ज़रा जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि समटाइम्स है ना ऐसा भी होता है ना कि आप जा रहे होते हैं, आपका चालान हो गया, आपने इतनी टेंशन हुई कि पाकिस्तान है, कोई मसला नहीं है, कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेंगे और इतना मसला नहीं होगा। लेकिन वो बता रहे हैं 50 से ज़्यादा गाड़ियाँ इम्पाउंड भी की जा चुकी हैं। इम्पाउंड करने का मतलब है कि उनको जब्त कर लिया जाता है कि जब तक उसके ऊपर जुर्माना नहीं अदा किया जाएगा तब तक वो गाड़ियों क्योंकि हमारी कौम का मसला ये है ना कि अगर ये सख्तियाँ ना की जाएँ तो फिर हम सुधरते नहीं है। वो कहते हैं डंडे वाले लोग हैं, तो ये डंडा जो है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाता है समटाइम्स। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमें रुझान देखने में मिलता है वो हेलमेट ना पहनने पर और सीट बेल्ट ना लगाने पर। ये जब हम सिंध के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ कुछ दिन पहले मौजूद थे, उनसे भी मैंने ये सवाल किया था कि कौन से चालान ज़्यादा हो रहे हैं, तो उन्होंने ये दो चीज़ें जो हैं वो गिनवाई हैं। रॉन्ग वे पर आने पर भी बड़े हो रहे होते हैं, हो रहे, लेकिन सबसे पहले नंबर पे ये दो चीज़ें, हेलमेट नहीं पहना और सीट बेल्ट नहीं। लेकिन अब देखें ना, सबको खरीदने पड़ रहे हैं, हेलमेट्स भी खरीदने पड़ रहे हैं, सीट बेल्ट भी लगानी पड़ी है, जो कि आपकी अपनी हिफाजत, स्पीड भी कंट्रोल करनी पड़ रही है, स्पीड कंट्रोल करनी पड़ी है। खैर जी, हमारा राब्ता नहीं हो पाया है मोहम्मद वकास नजीर साहब से, लेकिन उनसे हमने इन्फॉर्मेशन ले लिया और इंटेंट जान लिया कि बेसिकली ये जो अब नया सिलसिला शुरू किया गया, अल्लाह करे वो कह रहे हैं कि ये इसी तरह से जारी और सारी रहेगा और इसी तरह से रहे। और हम नेटवर्क जो है ना वो भी इस सिलसिले में हम अक्सर उसका जिक्र करते हैं, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के लिए पेश रहा है और तमाम सूबे जो हैं उनकी पुलिस के साथ मिलकर, ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर अपना काम करता रहा, ताकि आपको, हमें, हम सबको एजुकेट किया जा सके कि ये आपकी और हमारी हेल्थ का मामला है, हमारी ज़िंदगियों का मामला है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे मज़ीद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो अमीर भी होना चाहता है और साथ साथ चाहता है कि उसको शोहरत बहुत ज़्यादा मिल जाए, लेकिन वो तमाम लोग जो शोहरत हासिल करना चाहते हैं ना, उनके लिए ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि एक नई तहकीक सामने आई है और वो नई तहकीक ये बता रही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, तो आपकी ज़िंदगी कम हो सकती है। आप तो नहीं हो उस लिस्ट में शामिल जो मशहूर होना चाहती हैं। मैं मशहूर होना नहीं चाहती, मैं एक शनाख्त, मैं हो जाती हूँ वैसे, मैं शनाख्त बनाना चाहती हूँ, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। अच्छा जी, जर्मन माहिरीन कुछ बता रहे हैं, उनके मुताबिक 648 गुलकारों के डेटा का तज्जिया किया गया है और हैरान कुन नतीजा सामने आया है। मशहूर गुलकारों की जिंदगी की औसत उम्र कम मशहूर फनकारों के मुकाबले में तकरीबन 4.5 साल कम होती है और तहकीक ये भी बता रही है कि मशहूर मौसीकार औसतन 75 साल जीते हैं, जबकि कम मशहूर जो लोग होते हैं, कम
मशहूर जो फनकार होते हैं तकरीबन 79 साल तक वो जिंदा रहते हैं। तो ये डेटा 79 ईयर्स तक, तकरीबन 80 साल आई थिंक 79 जी। बहरहाल जी, प्राइवेसी का इसकी वजह जो है ना वो प्राइवेसी का खात्मा होती है, अवामी तनकीद होती है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, शोहरत का बोझ होता है, एंड समटाइम्स आपको इमोशनल सपोर्ट ना मिलना जो है ना, जो कि इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में से एक है, उसकी इंस्टिंक्ट्स के अंदर ये तमाम चीज़ें शामिल हैं कि एक रिलैक्स माहौल भी उसको मिलना चाहिए। लेकिन एक मशहूर इंसान की जो प्राइवेट लाइफ है ना वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है, और अक्सर कहा जाता है कि भाई आप तो पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, तो हमें हक है कि हम आपके ऊपर बात भी करें, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ क्यों ना हो। अब इसके पीछे और कौन कौन से मुहर्रिकात हो सकते हैं, और मज़ीद ज़रा इसके ऊपर चर्चा करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मुईज़ हुसैन साहब, जो कि माइंड साइंसेज एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या वाकई में ऐसा है कि मशहूर होना आपकी उम्र को कम कर दे? आप इत्तेफाक करते हैं इस रिसर्च से? अच्छा, मशहूर होना जो है ना वो बुरी बात नहीं है। मशहूर होने के बाद अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना, अपने तकब्बुर को कंट्रोल में रखना, ये मुश्किल काम है। इंसान जब उरूज पे जाता है तो एक बात याद रखे, हर उरूज को जवाल है। इंसान पहाड़ी की बुलंदी पे पहुंचे, बिल्कुल ऊपर पहुंचने के बाद अब कोई और ऊपर जाने का रास्ता नहीं, उसे नीचे आना होता है। तो हर शय जो ऊपर जाती है वो इवेंचुअली नीचे आती है। अब ये जो स्टडी है, स्टडी में ज्यादातर इन्होंने लोगों को जो लिया था, जिन पर स्टडी की थी, वो गुलकार और मौसीकार थे। अच्छा, अब होता क्या है? पहली चीज देखें, जब इंसान कोशिश करता है, जिद्दोजहद करने के बाद एक मकाम तक पहुंचता है, तो पहली चीज वो चाहता है वो मकाम से कभी नीचे ना आए। इसकी रीजन ये होती है कि सारे जो आदी होता है, जो अटेंशन का आदी होता है, जो रिकग्नाइज करते हैं लोग, जो आगे पीछे घूमते हैं, ऑटोग्राफ ले रहे हैं, कैमरास तस्वीर खींच रहे हैं, वीडियोस बन रही है, वो जो शोहरत की बुलंदी पे इंसान को नशा चढ़ जाता है शोहरत का, वो नशा नहीं उतरना चाहिए बकौल उस शख्स के। इसलिए वो कोशिश करता है कि वो टॉप पे ही रहे। उसमें चंद ऐसे अवामिल है जिसको वो नजरअंदाज करता है, मैं उस पर खास बात करना चाहूंगा। पहला, साइंसदान और तहकीक करने वाले लोग ये कहते हैं कि जिस इंसान का सोशल इंटरेक्शन खत्म हो जाए, वो शख्स जो है उसकी उम्र कम हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, समटाइम्स ये जो सॉलिट्यूड है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना एक इंसान के लिए, कि खामोश बैठना, थोड़ा अपने आप के साथ वक्त गुजारना। लेकिन एक तन्हाई वो होती है कि आप मशहूर बहुत हैं, सबकी नजरें आपके ऊपर है, लेकिन फिर भी आप अकेला महसूस करते हैं, तन्हा महसूस करते हैं। इन दोनों में आपको फर्क क्या नजर आता है? आम आदमी जब ज्यादातर सॉलिट्यूड घर में रहता है तो वो अपनी फैमिली से कनेक्टेड होता है, अपने सोशल सर्कल से कनेक्टेड होता है। इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आप सोच नहीं सकते कि तहकीक ये कहती है कि कोई शख्स अगर सोशल रहता है, लोगों से मिलता है, गपशप करता है, दोस्तों से रहता है, तो उसकी उम्र एक्चुअली रुक जाती है। कम तो होना मुश्किल है क्योंकि बायोलॉजिकली उम्र कम नहीं होती, लेकिन साइकोलॉजिकली, इमोशनली उम्र कम हो सकती है। और वो शख्स सेहतमंद रहता है, बहुत लंबे अरसे तक जिंदा रहता, उसके हार्ट की कंडीशन बहुत अच्छी होती है। तो वो सॉलिट्यूड और ये सॉलिट्यूड शोहरत की वजह से आप तन्हा रह गए, वो अलग है। और इंसान का अपने इख्तियारी सॉलिट्यूड के जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, फिर लेकिन बैलेंस आउट किस तरह से करना है? ठीक है, फेम मिलता है तो वो मतलब हर किसी को अच्छा लग रहा होता है, कोई नहीं चाहता कि उससे वो फेम चला जाए। कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए अपने आप को बेहतर और जहनी सेहत को ठीक रखने के लिए? चंद चीजें याद रखें, इन सब की रीजन जो है ना, जो भी हम बात कर रहे हैं जिन चीजों पे, उसकी जो मेन रीजन है वो ये है कि आपकी जिंदगी में स्ट्रेस बहुत होता है। स्ट्रेस खाली मेहनत करने से नहीं होता, स्ट्रेस ये भी होता है कि अगर आपके अंदर फियर है ऑफ लूजिंग द पोजीशन दैट यू आर इन, आप एक पोजीशन पे है, आपको अटेंशन मिल रहा है और ऑल ऑफ अ सडन कोई और आपकी जगह आ गया, अब आपको वो अटेंशन नहीं मिल रहा, तो अब आपके अंदर स्ट्रेस पैदा होता है। स्ट्रेस के ऊपर दुनिया में न्यूमरस स्टडीज हैं और एक चीज पता चली कि स्ट्रेस इज द नंबर 1 इनविजिबल किलर। इनविजिबल किलर का मतलब है नजर नहीं आता, आपको बीमारी हो सकती है, आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, मगर इसका जो रीजन होगा वो स्ट्रेस होगा। तो अब ये जो कुछ भी बंदा करता है उसकी रीजन स्ट्रेस बनता है, स्ट्रेस की वजह से उसकी जिंदगी कम हो। बिल्कुल ठीक है, यानी कि अगेन मशहूर होना बुरी बात नहीं है, मशहूर होने के साथ साथ आपने अपने दिमाग को आसमान पर नहीं लेके जाना, आपके कदम भी जमीन पर होने चाहिए, बैलेंस करना है आप देखिए आगे की तरफ आगे बढ़ते रहना है, ट्रांसेंड करते रहना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो ये गुरूर और तकब्बुर है ना, ये तो अल्लाह ताला को भी नहीं पसंद। वो कहते हैं ना बस नाम रहेगा अल्लाह का, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हम्बल रहें, ह्यूमिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर मुईज़ हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, जब मशहूर होने की बात होती है ना, तो बहुत सारे लोग उनके
पास भी जाते हैं जो सितारों का हाल बताते हैं कि भाई सितारों से पता चले मेरी ज़िंदगी में मशहूर होना लिखा है या नहीं लिखा। तो हमने सोचा ज़रा इसके ऊपर बात करेंगे कि सितारे जो हैं वो किस तरह से अफेक्ट करते हैं और उनका नाम कितना मैटर करता है। यानी कि लियो, असद, बुर्ज असद उसको कहते हैं, शेरों जैसा होता है, तो क्या उसका असर भी शेरों जैसा होता है? खैर बहुत सारे सवाल हैं। मिजान भी है, तो क्या बैलेंस होता है उनकी जिंदगी में? ये सरतान जो उनका कैंसर वाला क्या मामला है? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। सुबह सवेरे जब हम खाना पकाने की बात करते हैं तो एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है कि घर वालों के लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है और वो हमारी सेहत के लिए कितनी बेहतर है। और इसी फिक्र के साथ लोग आजकल हार्ट फ्रेंडली कुकिंग ऑयल के जो ऑप्शंस हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने ये देखा कि डालडा जो है उसने एक नया कॉर्न ऑयल इंट्रोड्यूस किया है जो 100% प्योर है। और ये कॉर्न ऑयल जो है खाने को लाइट बनाता है, हार्ट फ्रेंडली बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। यानी कि उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अपनी हेल्थ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। एंड देन अगेन वो तमाम लोग जो हार्ट पेशेंट है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा लाइट होता है और ये टेस्ट को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। और इसमें कुदरती एक कॉम्पाउंड होता है, वो बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा था तो मैंने लिख लिया, फाइटोस्टेरॉल। ये भी कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके घर में यही इस्तेमाल होता है? मेरे घर में यही, मैं तो शुरू से मैं देख रही हूँ कि हमारे घर में यही ऑयल जो है वो इस्तेमाल हो रहा था। ऑयल भी और घी भी और इनकी जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वही इस्तेमाल हो रही होती है। अच्छा, ये बड़ा मुझे पर्सनली इन्फॉर्मेटिव भी लगा कि डालडा का कॉर्न ऑयल जो है ना इसके 4 गुना कोलेस्ट्रॉल रिड्यूसिंग एजेंट्स भी मौजूद हैं। यानी कि ये रोजमर्रा के कुकिंग ऑयल जो होता है ना उसको एक हेल्दियर चॉइस बना देता है। अब हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू करने के लिए कभी कभी एक छोटी सी तब्दीली जो है वो भी काफ़ी होती है, जैसे कुकिंग ऑयल को स्विच कर दें। और जायके की अगर हम बात करें तो फिर डालडा कुकिंग ऑयल टेस्टी मील्स के साथ साथ फूड को लाइट और हार्ट के लिए ईजी बनाने में भी हेल्प करता है। कहते हैं ना कि जहां मामता वहां डालडा, और यही सोच हमें अपने घर के किचन की डिसीजंस में भी नजर आ रही होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपके घर में डालडा इस्तेमाल नहीं होता तो आप भी स्विच कीजिए और अपने आप को हेल्दी बनाइए। कम ही घर होंगे जहां इस्तेमाल नहीं होता। सही बात है, हमारे घर की रिवायत बन चुका है। आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं जिसका हम जिक्र करके गए थे कि क्या बुर्ज के नाम भी असरअंदाज होते हैं लोगों की पर्सनालिटीज के ऊपर, या फिर इनके नाम किस तरह से रखे गए, ये फैसला किसने किया और किस तरह से ये सारा मामला शुरू हुआ। हम बात कर रहे हैं ज़ोडिक साइंस के नामों के बारे में, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि बुरूज के नाम किस तरह से रखे जाते हैं। तो हमने सोचा कि ये ज़रा जान लेते हैं एक ऐसे एक्सपर्ट से जो इसके बारे में हमें अच्छी तरह से बता देंगे, जैसे कि स्कॉर्पियो या फिर लियो की अगर बात करें, या फिर मछली वाला कौन सा होता है वो मुझे नहीं पता है। ये ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है माहिर इल्मे नजूम समराना शाह। आप सब उनको जानते हैं, अक्सर पॉडकास्ट में वो बड़ी बातें करती हुई हमें नज़र आ रही होती हैं और समराना हम आपको फॉलो भी कर रहे होते हैं। तो हमने सोचा कि बड़े दिन हो गए हैं समराना से बात नहीं हुई तो उनको बुला लेते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सुपर गुड, सुपर गुड। दैट्स ग्रेट, ग्रेट। समराना, सबसे पहले आपने सुन ही लिया है कि हमारा टॉपिक क्या है और हम क्या जानना चाह रहे हैं। ये बताइए कि जो बुर्ज असद वाले हैं, लियो वाले हैं, उनका जो सिंबल है वो कहा जाता है शेर है। ये नाम क्यों सेलेक्ट किया गया डिफरेंट सितारों के लिए, ज़ोडिक साइंस के लिए, जो नाम या इमेजेस रखे गए हैं उनके चेहरों पर? जी बिल्कुल जी, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने एक क्वेश्चन किया जो कि मेरे ख्याल से पहले नहीं किया गया। अगर हम थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री में जाते हैं, अगर ज़ोडिक साइंस की या एस्ट्रोलॉजी की हिस्ट्री में जाते हैं, हम 5100 BC बैक जाते हैं या 2000 BC बैक जाते हैं, तो वहाँ पे जो है टोटली जो है ये नेम्स एंड सिंबल्स जो है ये ह्यूमन मेड हैं। और बेसिकली ये कहा जाता है जैसे कि इजिप्ट और मिस्र जो था ना, वहाँ पे जो रोमन्स थे, ये लोग जो इसकी जो इजाद है जो इसकी सैम्पल्स है या इन्वॉल्वमेंट है, ये उनके गॉड्स की जो है खास तौर पे इजिप्ट के गॉड्स जिनकी प्रेयर की जाती थी, ये उनके नेम्स के नेम पर जो है वो जो सिंबल्स जो है इनके और जो इन्होंने जो पिक्चर्स बनाई हुई हैं, तो बेसिकली उससे रिलेट करते हैं। हिस्ट्री ये बताती है एंड बहुत ज्यादा इसमें जो है वो अलेक्जेंडर की भी इन्वॉल्वमेंट बताई जाती है कि जब रेवोल्यूशन हो रहा था और जब यहाँ पे जो है वो एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज्यादा रिसर्च किया जा रहा था और बहुत ज्यादा इस पे वर्किंग हो रही थी, बट ये टोटली ह्यूमन मेड हैं, ये सिंबल्स और ये नेम्स जो हैं ये ह्यूमन मेड है। अच्छा, वन बाय वन चलते हैं। लियो की जिस तरह बात आयशा ने की, अब इसके बाद मेरे ख्याल से विर्गो आता है। विर्गो के बारे में थोड़ा सा बता दें, इसका क्या इम्पैक्ट है? जी
जैसे कि अगर हम सबसे पहले आपने जंगल का राजा, हम सिलेक्टिव स्टार्स की अगर बात करें तो लायन जो है, आप अगर देखेंगे इजिप्ट में जो पिरामिड्स है ना, उनमें भी जो आपको जो है वो लायंस के जो सिंबल्स हैं वो मिल जाएंगे, पिरामिड्स भी बने हुए हैं, ट्रायंगल शेप्स भी बनी हुई हैं। तो काफी सारी शेप्स जो है, जो ज़ोडिएक साइंस की शेप्स हैं, वो पिरामिड्स से भी रिलेट करती हैं। और आसमान पर अगर आप सितारे देखेंगे तो उन्हीं पिरामिड्स की डायरेक्शंस में जो है वो आपको आसमान पे रात को चमकते हुए वो शेप्स भी नजर आ जाएंगी। जैसे कि हम बात कर रहे हैं लियो की, तो लियो का जो सिंबल है लाइन है। तो लाइन बेसिकली जो लियोज है वो उनकी पर्सनालिटी दर्शाता है। लाइक जो लियोज जो होते हैं वो बहुत अथॉरिटेटिव, बॉसी और जैसे जंगल का राजा होता है ना, इसी तरह जो लियो होते हैं बाय बोर्न, हम उन्हें एक बहुत अच्छा लीडर भी कहते हैं। तो जबरदस्त किस्म की लीडरशिप के साथ जो है वो उनका सिंबल भी यही बताता है कि ब्रेव, अनब्रेकेबल एंड टेरिटरी और बॉसी और अथॉरिटेटिव, क्योंकि नेचर भी जो है वो सिंबल से रिलेट करता है। अच्छा, लेकिन हमारे इर्द गिर्द ना बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, एक दो को वो लियो हैं, लेकिन मुझे तो वो कहीं से ब्रेव नहीं लगते। फिर अब ये जो पर्सनैलिटी, आपको क्या पता वो बाहर ब्रेव हो? पर्सनैलिटी को देख के हम जो अंदाजा लगा सकते हैं। आप लोग मुझे अपना स्टार बताएं ताकि अच्छा, ये मैं बताती हूँ, लेकिन ये बताएं लियो के बारे में। आप कह रही हैं कि ये जंगल का राजा और सबके ऊपर राज कर रहा होता है और एक बादशाह की तरह जो है ना वो चल रहा होता है। क्या घर के अंदर भी, बीवी के सामने भी लियो जितने भी हैं वो ऐसे ही बादशाह बन के घूमते या बिल्ली बन जाते हैं? जंगल का जो राजा होता है ना, वो आप देखोगे जब शेरनी शिकार करती है तो यहाँ पे आके जो है ना जंगल के राजा का भी बाजा बज जाता है। That was a good one. अच्छा, उसके बाद चले हम वर्गो की पहले बात कर लेते हैं। मैं आपसे अपना और अनम का पूछवा के ही जाऊंगी। वर्गो के बारे में बताइए। अच्छा जी, जैसे हम वर्गो की बात करते हैं तो उसका सिंबल ही ये बताता है कि बहुत ज्यादा परफेक्शन, मैनेजमेंट और जो है वो अगर हम कहें कि हाइजेनिक और गुड इन मैनेजमेंट अगर कोई हो सकता है तो वो वर्गो वुमेन ही हो सकती है। तो वर्गो एंड बट इन द अदर हैंड उनका सिंबल ये भी बताता है कि ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली इमोशनल है। अच्छा, आगे जाके थोड़ा 2026 में इनको थोड़ी सी ट्रबल भी आएगी, खासतौर पे रिश्तों और इमोशंस को वर्गो जो है वो थोड़ा सा संभल के चलेंगे 2026 में भी। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? व्हाट नेक्स्ट? आई थिंक नेक्स्ट लिब्रा है। अच्छा, मैं आपको अगर खुद बता दूं, हम जी आप वन बाय वन बता दें। जैसे स्कॉर्पियन की तरफ हम चलते हैं। स्कॉर्पियन का साइन भी अगर आप देखोगे, उसका सिंबल भी देखोगे तो बिच्छू है। तो जब भी हम बिच्छू, तो ट्रांसफॉर्मेशन, जब भी आप स्कॉर्पियंस देखोगे, हमारी बड़ी बड़ी जो है वो सेलिब्रिटीज, मेरे ख्याल से सीएम साहिबा भी हमारी जो है वो स्कॉर्पियन है। तो स्कॉर्पियन जो है वो हमेशा इनोवेशन लाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन समराना, जब हम बिच्छू को देखते हैं तो वो हमें तो उसके डंग से डर लगता है, हमें तो उसके डंग के जहर से डर लगता है। बिल्कुल जी, आप ये कैसे दुश्मनी मोल नहीं लेनी इस बंदे से। बिल्कुल 100% मैं इसी तरफ आ रही थी कि जब भी स्कॉर्पियन की हम बात करते हैं तो कहते हैं कि स्कॉर्पियन माइट बी फॉरगिव यू बट दे आर नॉट फॉरगेट। वो बिल्कुल भूलते नहीं है अपनी दुश्मनियां और वो याद रखते हैं। तो इनके साथ जो पंगा है वो नहीं चंगा। तो स्कॉर्पियन तो नहीं है? नहीं, मैं स्कॉर्पियन नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक है। स्कॉर्पियन जो है वो लॉयल की लिस्ट में भी जो है वो नंबर 3 पे आते हैं। तो स्कॉर्पियन लॉयल होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा लिब्रा का बता देना। अब मैं अपने स्टार का भी पूछना चाह रही हूँ, लिब्रा वाले कैसे होते हैं? लिब्रा जी, अगर लिब्रा का हम देखें तो तराजू है। अगर आप सिंबल ही देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लिब्रा वाले जो होते हैं वो काफी मुतवाजन होते हैं और काफी बैलेंस करके चलते हैं। इनको भी वन ऑफ द बेस्ट लीडर्स अगर हम देखें हिस्ट्री में तो बहुत से जो लीडर्स हैं वो लिब्रा से बिलोंग करते हैं, जिनमें हमारे काफी पॉलिटिशियंस भी हैं जो लिब्रा से बिलोंग करते हैं। तो काफी बैलेंस होते हैं लिब्रा वाले, थोड़ा इनडिसिसिव नेचर होता है। हम ये कह सकते हैं कि इनको कट्टा अगर खुल जाए तो बांधना आता है, हम ये कह सकते हैं? नहीं, ये नहीं कह सकते। नहीं कह सकते जो है मैं इसका रीजन है, मैं क्यों कह रही हूँ समराना, कोई मसला हो जाए तो उसको सॉल्व करना भी आता है। ब्रेक में मुझे कह रही थी कि तुम्हें कट्टा बांधना नहीं आता, मैं कह रही थी नहीं मुझे कट्टा बांधना नहीं आता, कट्टा खोलना आता है। आपके साथ शेयर करती हूं लिब्रा के हवाले से। जितने जो हमारे आशिक मिजाज बुरूज है उनकी लिस्ट में आई थिंक नंबर 1 पे जो है वो लिब्रा आता है। बड़े ही दिल, क्या बात है, आशिक मिजाज, क्या बात है, क्या बात है। चलें अब मैं एक्साइटेड हो गई हूँ। कैंसेरियन के बारे में बताइए जरा। मैं कैंसेरियन हूँ। अच्छा बताइएगा समराना।
ओहो अच्छा यहाँ पे हम थोड़ा सा बाइस हो जाएंगे चले आप न्यूट्रल होके हमारी बताएं। होस्ट जो है वो कैंसेरियन है। अच्छा जी कैंसेरियन, बट वैसे भी जो है वो लॉयल की लिस्ट में सबसे बेस्ट आते हैं। अगर आपको बेस्ट वुमेन चाहिए शादी के लिए तो वो जो है वो कैंसेरियन से बेहतर कोई नहीं हो सकती। अच्छा, They बस are समराना मैं very रो family पड़ूंगी। oriented। हाँ, बस अगर मैं रो आप पड़ूंगी। इतना रिश्ते आना शुरू हो जाए। ये तो मुझे, मैं यही कहने लगी थी, ये शो के बाद तो रिश्तों की लाइन है भाई। अच्छा, और बिल्कुल ऐसे ही अगर हम उसका सैंपल देखते हैं तो वहां पे एक जो है वो लॉबस्टर है। तो लॉबस्टर की अगर क्वालिटीज भी देखें तो प्रोटेक्ट करता है अपनी फैमिली को, वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत प्रोटेक्टिव, बहुत जो है लॉयल, बट एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इमोशनल। मिंट में जो है मूड स्विंग्स इनको हो जाते हैं, बट आगे जाके थोड़ा मेरी टीम के बहुत सारे लोग ना अग्री करेंगे आपसे। सही कह, मैं कह रही हूँ ना, सही कह रही है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, यहाँ से हमने अभी कंटिन्यू करना है, मैं पूरी आपसे सुन के जाऊंगी। लाइव कॉलर है, उनसे भी जरा सुन लेते हैं वो क्या जानना शब्बीर चाह आई रहे हैं। थिंक हमारे साथ हैं। शब्बीर हमारे साथ हैं, बताइए शब्बीर क्या कहेंगे। शब्बीर आप सुन पा रहे हैं? शब्बीर आप देख पा रहे होंगे, वही ना, कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा, ये भी चलता था। खैर चले कंटिन्यू करते हैं। समराना बताइएगा कैंसेरियंस के बारे में। और जी, तो अगर हम कैंसेरियन की बात करते हैं तो मैं पहले कह रही थी कि वन ऑफ द लॉयल ज़ोडिएक साइन है, बहुत ज्यादा जो है वो। अच्छा, कैंसेरियन जो है, मैं आपको एक और रिसर्च भी बताती हूँ, जो हमारे हिस्ट्री में साइकोपैथ जितने भी लोग गुजरे, जो सीरियल किलर्स थे, उनमें भी कैंसेरियन थे। तो I think that's too much इन्फॉर्मेशन। आपको वहीं से कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, अगले स्टार पे चले जाना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं हम, इतना नहीं बताना है दुनिया को कैंसेरियंस के बारे में। नेक्स्ट। अच्छा जी, अगर हम आप दो फिशेस की बात कर रहे थे, जैसे हमारे जो पाइसेस हैं, बहुत सी हमारी स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज जो हैं वो पाइसेस हैं। बहुत सारी हीलिंग पावर्स होती हैं पाइसेस के अंदर। और मोस्टली जो हमारे साइंटिस्ट, थिंकर, पोएट, आर्टिस्ट जो है वो पाइसेस से बिलोंग करते हैं। तो जैसे कि दो फिशेस हैं तो दो तरह की सोच रखते हैं जो पाइसेस होता है, और बिल्कुल ऑपोजिट, सम टाइम बिल्कुल ऑपोजिट। आप देखोगे डायरेक्शन भी फिशेस की जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है, बट जो है वो पाइसेस काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा रखते हैं और काफी हीलिंग प्रॉपर्टीज पाइसेस के अंदर होती हैं। ठीक हो गया, ठीक है। अगले स्टार पर जाने से पहले शब्बीर ने हमें ज्वाइन कर लिया, शब्बीर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम शब्बीर, कुछ सवाल है आपका, कुछ ऐड करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि वालेकुम सलाम। कि सभी टूरिस्ट जी मेरा जिस तारस के बारे में आप बता सकती हैं जी? टॉरस, सजिटेरियस। जी सजिटेरियस, बिल्कुल ठीक है। आप सुनते रहे, समराना को हम उसी तरफ लेकर जा रहे हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी समराना, आप बता रही थी पाइसेस के बारे में, उसके बाद हम सजिटेरियस की तरफ चलेंगे। जी, तो पाइसेस का मैं बता रही थी कि पाइसेस जैसे कि वाटर साइन है तो एक्सट्रीमली इमोशनल है, बट बहुत ज्यादा हमारे जो स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज आई हैं वो पाइसेस से बिलोंग करते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो भी पाइसेस से बिलोंग करते हैं। पाइसेस जो है वो काफी क्या कह सकते हैं कि अच्छे और स्पिरिचुअल लोग होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम कॉलर की जो है वो बात मानते हैं और हम सेजिटेरियस की तरफ आते हैं। और अगर हम इनका साइन भी देखें तो वो तीर कमान जो है वो उनका साइन है। तो सेजिटेरियस का थोड़ा ये प्रॉब्लमेटिक होता है कि वो लोग स्टेबल नहीं होते, फोकस नहीं होते, एक चीज पे फोकस नहीं कर सकते। तो अगर जो है, अच्छा अगर 2026 के हवाले से देखा जाए तो काफी अच्छा रहेगा 2026। अगर तो सेजिटेरियस जितने भी हैं वो शादी करना चाहते हैं, कमिटेड होना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, तो इससे अच्छा और कोई टाइम नहीं आएगा। 2026 बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। एक महीने का इंतजार है, लेकिन उन लोगों के लिए जो भी कमा रहे हैं, ये क्लियर हो जाए ना, पता चले जो शादीशुदा सेजिटेरियस है वो भी दोबारा शादी करने के लिए तैयार हो जाए, हमारे लिए बहुत अच्छा है। समराना ने कहा था कि जी अच्छा रहेगा 2026। समराना आपके ऊपर पड़ जाएगी। अच्छा समराना, जेमिनाई की तरफ चलते हैं। जेमिनाई का थोड़ा सा बताएं। आई थिंक इनका साइन जो है वो ट्विंस टाइप कुछ है। बिल्कुल जी, ट्विंस अगर देखें तो ट्विंस जो है वो दो बच्चे अगर देखें, अगर सैंपल हम देखेंगे जेमिनाई के तो 2 बच्चे हैं यहाँ पे। तो अच्छा, अक्सर ये कहा जाता है कि जेमिनाई जो है वो ड्यूल फेस है या 2 पर्सनालिटीज रखते हैं। तो ये जो है वो एक बहुत बड़ी मिथ है जो कि मैं आपको क्लियर कर दूं। बहुत से, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब भी जो है हमारे जेमिनाई है। तो जेमिनाई जो है वो काफी शार्प माइंड होते हैं, काफी ज्यादा ज़हीन होते हैं और उनके अंदर एबिलिटी होती है लाइक जैक ऑफ ऑल द ट्रेड्स। अगर आप
क्वालिटीज कहीं पे देख रहे हो तो वो जेमिनी ही एक होगा। काफी शार्प, ज़हीन और समझदार होते हैं। उनका सैंपल्स भी ये बताता है कि एक तरह से वो मैच्योर होता है, इन दी अदर हैंड बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह भी रिएक्ट कर सकते हैं, मिनटों में मूड भी स्विच हो सकता है। बट आगे जाके जेमिनाइज भी है वो थोड़ा सा समझ जाए रिश्तों के हवाले से, खास तौर पे जितने सोशल मीडिया से रिलेटेड जेमिनाइज है उनके लिए थोड़ी सी ये वार्निंग है कि थोड़ा सोच समझ के जो है वो अपने अल्फाज का इस्तेमाल करना है ताकि आगे कोई हर्ट ना हो जाए और कोई जो है वैसी अच्छा ये जो आप सारे बता रही हैं ये क्योंकि हमारी पिछली जो जनरेशन है उनके लिए यही वाली चीजें हैं, क्योंकि जेन जी जो पूरी जनरेशन है चाहे वो किसी भी महीने में पैदा हुए वो तो बिल्कुल ही हमें लगता है कि वो हमारे से इतनी मुताबिक रखते नहीं है। बिल्कुल जी, आप वो कहते हैं हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम भी जेनजीज हैं, दिल जवान होना चाहिए। ठीक है, गुलाम अली ने हमें ज्वाइन किया है समराना, उनका भी सवाल ले लेते हैं। गुलाम अली बताइएगा कैसे हैं आप, ठीक हैं? और जी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल खैरियत, अल्लाह पाक का करम। जबरदस्त। सवाल क्या है? ये सिमरान शाह साहबा से पूछना था कि मैं अभी अबव 70 नियर 70 हो गया हूँ। ओके माशाल्लाह। तो मेरी एग्जैक्ट, मैं अभी प्रोफेशन वाइज एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट लाहौर में, ठीक है, ओहदा से मेरा ताल्लुक है। तो मैंने पूछना ये चाह रहा था शाह साहबा से कि मुझे अपनी एग्जैक्ट डेट नहीं पता, लेकिन जो पेपर्स में है ना जी तो उसके मुताबिक तो 1/10/1957 है। ठीक है, तो मेरे नाम से को मुझे मेरा एग्जैक्ट स्टार मेरा पता चल जाए कि मेरे नाम से या वालदा के नाम से, तो मुझे जरा अच्छा आप अपना स्टार जानना चाह रहे हैं, राइट? जी मैं अभी आपका प्रोग्राम मैं आपका प्रोग्राम तकरीबन लगातार देखता हूँ। आज मुझे ख्याल है कि मुझे तो अपने स्टार का ही नहीं पता। अच्छा चलें पूछ लेते हैं समराना, ऐसे लोग जिनको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं पता या महीना पता है तो उनको एग्जैक्ट डेट नहीं पता, वो उनके बारे में स्टार्स क्या कहते हैं या उनके स्टार का कैसे पता लगाया जाए? बिल्कुल जी, एक तो मैं कहूंगी कि आप लोग प्लीज इस पे नेक्स्ट पूरा सेशन रखिएगा ताकि हमारे पास टाइम हो और हम जो है वो हर अल्फाबेट से जो है जो लोग जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता उनको फिर जो है हम बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे। दूसरा हमारे पास जी गूगल और एआई इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज है कि आप बिल्कुल अपना नेम डालोगे ना तो वो अल्फाबेट के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके आपका जो है वो ज़ोडिएक साइन बता देंगे, या आप गूगल भी करेंगे तो इजीली अब तो ये चीजें आपके लिए असेसिबल है तो आपको पता चल जाएगा, या आप किसी कंसल्टेंट के पास जब चले जाओगे तो वो फिर जो है वो आपको आपके नेम के हिसाब से आपका ज़ोडिएक साइन बता देगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक और हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, एंड देन एरीज के बारे में भी जान लेते हैं, वो रह गए। अमरीन हमारे साथ हैं। अमरीन बताइएगा क्या कहेंगी? जी सलाम, मेरा नाम अमरीन है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। मैंने एक्चुअली बहुत लेट चैनल स्टार्ट किया था, मुझे पता ही करना है, मेरा साइन है लियो। मुझे आप बता सकते हैं 2026 मेरे लिए कैसा रहेगा? मुझे आगे नई बिजनेस को स्टार्ट करना है तो वैसे हमने लियो के बारे में तफसील से बात कर ली है, वैसे बात की है, हम दोबारा से थोड़ी सी आपके लिए कर लेते हैं। अमरीन आप देखती रहिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। लियो 2026 कैसा रहेगा समराना ये बता दीजिए, और वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं तो उनके सितारे क्या कह रहे हैं लियो के, एंड देन एरीज के बारे में, देन विल कंक्लूड दिस सेशन। बिल्कुल जी 100% मैं इनको गो हेड दूंगी। इनका जो गोल्डन टाइम ऑफ अ पीरियड है ना वो आ रहा है 2026 में, जैसे कि इनके नेम से भी जो है वो 2026 में जाके इनकी लाइफ जो है ना एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक नया चेंज इनकी लाइफ में आएगा इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाह करें, आंखें बंद करके जो है वो आप स्टार्ट करें और ढेर सारी दुआएं हमारी इनके साथ। इजाजत है अमरीन को, इजाजत है कि वो अपना कारोबार शुरू करें, जल्दी से जो कमिटेड होना चाहता है एरीज का जल्दी से बता दें, फिर हमें ब्रेक की तरफ जाना है। जी हम अगर एरीज की तरफ आए तो उनका अगर सैंपल भी देखें तो वो सींग बने हुए, दो हॉर्न्स बहुत बने हुए हैं वहां पे, तो ये बताता है कि ब्रेव पर्सनालिटी। अगर हिस्ट्री हम देखें एरीज की तो जितने भी हमारे ब्रेव लोग हैं मिलिट्री से बिलोंग, अच्छा स्टबर्न वन, एरीज बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं, तो एरीज को जो है वो किसी भी मुद्दे पे लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फायर साइन है, जज्बाती, इमोशनल और गुस्से पे कंट्रोल एरीज का नहीं होता। तो आयशा के ज़हन में अपनी बहन का वो चल रहा है। अच्छा
2026 जो है वन ऑफ द बेस्ट ईयर अगर किसी के लिए है ना, जो कहते हैं कि अगर मिट्टी में हाथ डालें तो सोना इस टाइम पे हो सकता है, तो वो जो है वो हमारे एरीज ही हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ज्यादा आपने सच बोल दिया है, बट फिर भी हम कहेंगे कि जबरदस्त। ऑल द बेस्ट तमाम सितारों के लिए, तमाम बुरूज के लिए। माफ कीजिएगा, ये इस तमाम बुरूज के लिए 2026 के बारे में तो हमने पहले भी बात की कि अच्छा साल होने जा रहा है, हम उम्मीद ही करते हैं। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया समराना, आप हमारे साथ मौजूद थी और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि स्टार को आपको होश आ गया। पानी शानी पी लें, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, दीगर सेगमेंट्स पर बात करेंगे। हमारे साथ ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। एक और अहम मामला जिस पर हमने बात करनी है, एक इदारे की जानिब से हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में जनवरी से लेकर नवंबर 2025 तक सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के वाक़यात बेसिकली इसमें बताए गए हैं, उस पर रिपोर्ट जारी की गई है। साहिल 2025 रिपोर्ट इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत चारों सूबों के 81 कौमी अखबारात से जमा करदा डेटा की बुनियाद पर यह रिपोर्ट मुरतब की गई है। इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, देन विल गो टू आवर गेस्ट। इसमें कहा गया है कि ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात 2024 में 5200 से ज़ायद रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 2025 में 6500 रिपोर्ट हुए हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा केसेस जो है ना उनके अंदर इजाफा हुआ है, ऑलमोस्ट 25%। कत्ल के बताएं तो 1414 वाक़यात हुए हैं, अगवा के 1144 हुए हैं, तशद्दुद के 1060 हुए हैं, इस्मत दरी के 586 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि कुल केसेस में 32% में ख़वातीन के साथ बदसलूकी करने वाले कोई गले में फिरते हुए लोग नहीं थे या फिर रिश्तेदार नहीं थे, उनके अपने घर के लोग। घर जिसको कहा जाता है कि सबसे महफूज जगह होती है, जहाँ पर जाने के बाद आप ये महसूस करते हैं कि अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, तंग नहीं कर सकता, या फिर आपकी जान और माल जो है ना वो महफूज है, वहाँ पर ये सारे केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर कवानीन मौजूद हैं, लेकिन उनके ऊपर इम्प्लीमेंट कितना ज़्यादा किया जा रहा है या फिर ओवरऑल इन केसेस में इजाफे की वजह क्या है, ये ज़रा जानने की कोशिश कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कौमी कमीशन बराए वक़ार निस्वा की चेयरपर्सन उम्मे लैला अजहर, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि इस इदारे के बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए। कौमी कमीशन बराए वक़ार निस्वा कब ये इस्टेब्लिश हुआ और कब से काम कर रहा है और ओवरऑल मैंडेट क्या है इस इदारे का? सबसे पहले तो आपको शुक्रिया, आपने यहाँ मुझे मधु किया। नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन 2000 से ऑपरेशनल है। 2000 में एक ऑर्डिनेंस के तहत इसको तश्कील किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, और फिर 2012 में 2012 में कानून के हवाले से इसको प्रोटेक्शन मिली और कानून के दायरा कार में ये एक इदारा जो था इसने काम मज़ीद अपनी मैंडेट को एक्सपैंड करते हुए काम करना शुरू किया। बेसिकली जो उसका मैंडेट है वो पॉलिसीज़ ख़वातीन के हवाले से जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में जो पॉलिसी साजी हो रही है उसको और कवानीन बन रहे हैं उसको देखना करना, गैप्स को आइडेंटिफाई करते हुए असेसमेंट करते हुए हुकूमत पाकिस्तान को रिकमेंडेशंस देना, और कहीं पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इम्प्लीमेंटेशंस में गैप्स आ रहे हैं उसको सामने रखते हुए सॉर्ट ऑफ लाइक रिसर्च बेस। और इसमें हम सारा जो हमारा मैंडेट है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है इन द कॉन्टेक्स्ट के हमारे पास सिविल कोर्ट की पावर्स भी हैं और हमारे पास जो कंप्लेंट्स वगैरह आती हैं उनको हम उसमें नोटिफिकेशन भी लेते हैं, हम इंक्वायरी भी बुला सकते हैं, और ज़रा इसका जो मैंडेट है काफ़ी वास्ट है। सो बेसिकली जो फोकस है वो यही है कि हुकूमत पाकिस्तान को औरतों के हवाले से, और ज़ाहिर है उसमें बच्चियाँ भी शामिल हैं, कवानीन साजी को सामने रखते हुए बताना कि कहाँ गैप्स हैं, उनको एडवाइस करना, और कहाँ पे लकूनास हैं उनको लेके चलना। ये भी बताना बहुत ज़रूरी होगा कि क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत सारी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स पे को अडॉप्ट किया हुआ है, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो सीडॉ की रिकमेंडेशंस हैं, और उसमें जितनी भी चीज़ें ख़वातीन की प्रोटेक्शन के लिए हैं वो मैंडेट बन जाता है ऑटोमेटिकली NCSW का। इसके साथ फिर आगे चल के हम देखते हैं तो बीजिंग प्लस भी हमारे पास है जिसको पाकिस्तान ने रेटिफाई किया हुआ है और उसको अडॉप्ट किया हुआ है, और 30 सालों से हम उसकी बेसिस के ऊपर सारी चीज़ें देख रहे हैं। और इस तरह के जो ह्यूमन राइट्स के वुमेन राइट्स के इदारे हैं वो उसी कॉन्टेक्स्ट में इस्टेब्लिश किए गए। इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, इट्स अक्रॉस द ग्लोब। और जो थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो पाकिस्तान ने भी उसको 2016 में अडॉप्ट किया था, वो उसकी जो 2030 में पाकिस्तान ने सारा इसको प्रेजेंट करना है और बाकाहे बगाहे वो कर भी रहे, तो उसके तनाजुर में जितनी सारी चीज़ें हो रही हैं उसको हम देखते हैं। और ज़ाहिर है कि हमारा डायरेक्ट जो है वो अवेयरनेस का भी काम है, रिसर्च का भी काम है, पॉलिसी साजी, नए कवानीन को देखना, कहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं, मतलब गैप्स आ रहे हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन में गैप्स अभी आप जो बता रही थी उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, जो डेटा इकट्ठा किया गया उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि डेटा किन बुनियादों पर इकट्ठा किया, किन इलाकों से सैंपल्स लिए गए, और ये तो वो डेटा
होगा उम्मे लैला साहिबा, जो रिपोर्ट हुआ है उसमें से बहुत सारे अनरिपोर्टेड केसेस इस तरह के सिनेरियो में ज्यादा होते हैं। मैं देखिए आपकी बात से अभी आपने साहिल की रिपोर्ट का जिक्र किया, मेरी नज़र से भी गुजरी थी, इस तरह की 2-3 और रिपोर्ट्स भी हमारे पास अभी कल ही हमारी 2 मशावरती इजलास हो रहे थे कल और परसों, हमारे पास डेटा आता रहता है क्योंकि खुद भी पाकिस्तान का जो जेंडर पैरिटी का डेटा है जो पाकिस्तान पिछले साल आपकी शायद नज़र से गुजरा होगा, इस्लामाबाद की जेंडर पैरिटी रिपोर्ट को फाइनलाइज़ किया गया था और फिर बाकी सूबों ने भी इसमें पंजाब तो कर रहा है पिछले 8 सालों से, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की रिपोर्ट भी हमारे सामने आई और अब जो है 2026 में नेशनल जेंडर पैरिटी रिपोर्ट पाकिस्तान की पहली बनने जा रही है। डेटा की जो आपने बात की, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करती हूँ कि अभी हमारे पास ये डेटा जो रिपोर्टेड केसेस हैं वो कम हैं। इसकी वजह यह है कि लोग अभी भी रिपोर्ट नहीं कराते और ये वो रिपोर्टेड केसेस होंगे। मैंने क्योंकि आपने मीडिया की बात की, तो मीडिया में जो रिपोर्टेड केसेस हो रहे होते हैं वो मीडिया की अपनी एक चल रही होती है, लेकिन जो हमारी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज़ हैं जो लॉ प्रोटेक्शन को देख रही हैं उनके पास जो केसेस आते हैं हमारे पास वो सारे डेटा मौजूद है। उसकी ऑथेंटिसिटी उसको सामने रखते हुए फिर पॉलिसी साजी को देखा जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इतना डेटा बढ़ता क्यों जा रहा है। पहले तो अगर हम 20 साल पहले देखें तो हमारे पास रिपोर्टिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं था, तो रिपोर्ट होती ही नहीं थी। तो डेटा हमें फराहम कर रहा है कि हाँ ये केसेस हो रहे हैं और हर जगह पे मौजूद हैं, हर जगह पे ऐसे केसेस हो रहे हैं। उस वक्त भी होते थे लेकिन रिपोर्टिंग नहीं होती थी। जिस तरह एसिड का केस मैंने खुद डील किए हुए हैं केसेस, इसलिए मुझे पता है। डोमेस्टिक वायलेंस के, तो डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ लाने के पीछे भी ये केसेस को सामने लाया गया और अब वो बाकायदा उसकी हमारे पास NCSW ने इसको स्टैंडर्डाइज इंडिकेटर्स बनाए हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो हमें मैप करने, क्योंकि इससे पहले तो ये घरेलू झगड़ा समझा जाता था। तो डेटा का होना और डेटा का बढ़ना ये एक हैरानकुन बात ज़रूर है, लेकिन इसमें मुस्बत पहलू ये है कि अब रिपोर्ट होना शुरू हुआ है। अभी भी आपने बात की हम अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं, लेकिन हम अगर लो इनकम डिस्ट्रिक्ट्स में चले जाएँ तो वहाँ पर भी ये मैकेनिज़्म ख़वातीन तक रसाई नहीं है, ख़वातीन की उन इदारों तक रसाई नहीं है जहाँ पर रिपोर्ट नहीं की जाती, अवेयरनेस वोकल भी उस तरह से। और दूसरा एक हमारा जो कल्चर है उसको भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए ओपनली कि हम घबराते हैं रिपोर्ट करते हो। जिस तरह हिरासगी के हवाले से, हरासमेंट के हवाले से जो कानून 2010 में आया, तो उसमें पिछले कितने सालों में हमें ये एहसास हुआ कि लोग रिपोर्ट नहीं करे क्योंकि उनको था कि अगर हमने अपने ही काम की जगह पर लोगों के खिलाफ हमने रिपोर्ट करनी शुरू की तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हमें प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। डेफिनेटली तो फिर पूरी इंडस्ट्री के अंदर आपको जो है ना महसूस होता है कि सिर्फ एक इदारे की बात नहीं, पूरी इंडस्ट्री के अंदर मेरा अब ये समझने की ज़रूरत है कि इस लॉ की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। इसलिए कि औरतें पाकिस्तान में आधी आबादी हैं और उनको उन्होंने एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना है, अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास हैं, लेकिन काम की जगह पर अगर वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं होगी तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो इस कानून की इसलिए ज़रूरत पड़ी। अब वो प्रोटेक्शन दे रहा है सिर्फ औरतों को नहीं बल्कि मर्दों को भी, क्योंकि उसमें दोनों जेंडर शामिल हैं। वो उससे हो चुका है। हम पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं, लेट्स एक्सेप्ट दैट, ठीक है। अभी तब्दीली आ रही है, इट्स एन एक्सेप्टेड फैक्ट। हाँ, तब्दीली आ रही है, बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं, डेफिनेटली उसके अंदर इस तरह के सेशंस बहुत मानी रखते हैं लोगों को एजुकेट करने, ख़वातीन को एजुकेट करने के लिए। ये जो नंबर सामने आया जिसमें ज़्यादातर घरों के अंदर इस तरह के तशद्दुद के वाक़यात होते हैं, क्या ऐसा कोई डेटा मौजूद है जिसमें ख़वातीन ने आकर रिपोर्ट किया, अभी कुछ हुआ नहीं है, तशद्दुद उस तरह से हुआ नहीं है, चाहे वर्बल हो या फिर फिजिकल हो, किसी खातून ने आकर रिपोर्ट किया हो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा हो सकता है? हाँ, मीडिया की जीनत बन जाता है, लेकिन इस इदारे के पास आकर क्या आपके पास ऐसे नंबर्स मौजूद? हमारे पास देखिए नंबर्स तो मौजूद हैं और जो हमारे पास आते हैं ना तो हम उसको केसेस को आगे सामने नहीं रखते। वो हमारे क्योंकि साइको सोशल काउंसलिंग का है और अभी हमने रिसेंटली 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म में अपनी एक ऐप भी लॉन्च की है कंप्लेंट मैकेनिज्म की, वो सीक्रेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी पर है। वो हमारे पास है अभी रिसेंटली हमारे पास पिछले 6 महीने में मैं देखूं तो ऐसे केसेस हमारे पास आए हैं जिनको इदारों ने एक्सेप्ट नहीं किया और वो कमीशन के पास आए हैं, हमने उनको सपोर्ट किया। और इस तरह के केसेस थे बहुत सारी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, हमारे बहुत इंपॉर्टेंट इदारों के ख़वातीन की जिनके साथ घरों में तशद्दुद हुआ है और वो रिपोर्ट करवा रही हैं, उनको वहाँ पे रसाई नहीं मिल रही, वो हमारे पास अल्टीमेटली होता है कि उन ख़वातीन को वापस उसी घर में जाना पड़ता है, वापस जाना पड़ता है और उसकी बच्चों को कस्टडी का मामला था। फिर ऐसे केसेस आए जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस में रात के टाइम घरों से निकाल दिया गया और अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियाँ, तो वो हमारे पास जो राब्ता है टेलीफोन का या हमारे पास वो आते हैं तो हम उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब वो केसेस हमारे पास होते हैं, हम उनको हिडन नंबर्स में दे रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो हेल्पलाइन का सेंटर बना हुआ है ना, उसमें लोग डायरेक्टली आते हैं, वहाँ पे मशावरत के लिए आती हैं ख़वातीन, और वो रिपोर्ट जो है वो हमारी जो पुलिस की अथॉरिटीज़ में वो केसेस रिपोर्ट नहीं होते क्योंकि वो रिपोर्ट नहीं करना चाहते। वहाँ पे उनको सहूलत चाहिए, साइको सोशल काउंसलिंग चाहिए और वो उस तरीके के साथ जिसको कहते हैं ना आर्बिट्रेशन के
साथ उनको किया जाता है। कुछ चैलेंजेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और थोड़ा अवेयर कर देते हैं। देखिए, अगर वो वापस जा सकती हैं घरों के अंदर रहते हुए, उनको जो मसाइल है उनको हल किया जा सकता है तो ठीक है, अदरवाइज वो रिपोर्ट नहीं करना चाहती, उनका दूसरा तरीकाकार ये है कि आप उनको प्रोटेक्शन दें, और अगर वो खुला की तरफ जा रही हैं या अपने इनहेरिटेंस का केस कर रही हैं या बच्चों की कस्टडी का केस है, तो कानूनी तौर पे उनको सपोर्ट किया जाता है, रिपोर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी जो लीगल सेल है वो फिर इस तरह का सपोर्ट करता है, वो डेटा में नहीं शामिल है। अच्छा, हिडन रखा जाता है। अभी हमने इसी पे बात की थी कि वो पिछले 20 सालों से सेंटर चल रहा है। 20 साल तो मैं ज़्यादा कह रही हूँ शायद, लेकिन इसी तरह के मुझे याद पड़ी है फिगर्स, 10 साल से तो चल रहा है, लेकिन वो हमने डेटा अपने मेजर डेटा में नहीं डाला। हालांकि वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है हुकूमती इदारों के लिए, बताने के लिए कि सेल्स मौजूद हैं। आप अगर रिपोर्टिंग से घबराते हैं और आप रिपोर्ट नहीं कराना चाहते और आप किसी और तरीके से उस मसले का हल करना चाहते हैं, दिस इज एन ओपन फोरम, दिस इज एन ओपन फोरम। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये जो डेटा आपके पास है इसमें छोटी बच्चियों का भी डेटा है, क्योंकि मेड्स घरों में रख लेते हैं, अंडर एज बच्चियां होती हैं, वो भी इसमें शामिल है? देखिए, हमारे पास जो डेटा है ना एडोलेसेंस तक हम देख रहे हैं, और अगर केसेस इस तरह के आते हैं हमारे पास तो हम रेफर कर देते हैं नेशनल कमीशन ऑन चाइल्ड राइट्स को, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स उसको फिर देखता है, क्योंकि चाइल्ड लेबर के केसेस जो हैं वो देख रहा है, तो एक रेफरल बना हुआ है विद इन द मिनिस्ट्रीज। और अब इस कंप्लेंट मैकेनिज्म के साथ जो होगा कि नेशनल कमीशन जो है वो डायरेक्टली देख रहा होगा, और हम जितने भी रेफरल मैकेनिज्म्स हैं, कोई 18 से 21 तक के मौजूद हैं इस्लामाबाद के अंदर ही, उन सबको हम एक तरफ ले आएंगे ताकि वो रेफरल मैकेनिज्म बहुत आसानी से चल सके। एक जो इंक्लूजन हुई है वो मैं आपको बताती चलूँ आज के दिन के मुनासबत से, क्योंकि ये जो 16 दिन मना रहे हैं हम, इसका जो मेन थीम है वो डिजिटल वायलेंस के ख़िलाफ़ है। तो नेशनल कमीशन ने टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस पे भी बहुत ज़्यादा बारीकी से देख रहा है, और इसमें हमें अंदाज़ा है कि एक तो हमारी रिसर्च आ रही है, वो इंशाल्लाह जनवरी फेब में हम लॉन्च करेंगे। उसके बेसिस के ऊपर जो हमारे पास पहले जो काम हुआ था, कंसल्टेशन प्रोसेसेस में से चीज़ें निकली थी, औरतों को हम पढ़ा के एम्प्लॉयमेंट की तरफ ला रहे हैं, और उनके साथ हम AI को, टेक्नोलॉजी को जोड़ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो सिलसिला है वो हम उनको वैसे तैयार नहीं करें। सो हमारे पास जो केसेस आए, अभी आप पिछले कुछ अरसे में देखेंगे तो हमें 2-3 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट बड़े मीडिया ने हाइप किए, तो वो हमारे लिए पेशखेमा बना कि हम इसमें देखें कि हम अवेयरनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। तो हमने एक कैंपेन लॉन्च की है, उसके 7 हमने कोई प्रोटोकॉल्स SOPs आइडेंटिफाई किए हैं कि किस तरह हम अपनी नई जनरेशन को समझा सकें कि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करें लेकिन मुताद तरीके से। अच्छा, सो मेनी क्वेश्चंस और वक्त हमारे पास जो है ना बड़ा कम होता है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर तो सारा दिन बात इंटरेस्टिंग और उसके साथ ज़्यादा ना कंसर्निंग ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें अपने इर्द गिर्द खवातीन नज़र आ रही होती हैं, और आप जैसी खवातीन को देखकर खवातीन उम्मीद पकड़ती हैं कि देयर इज़ समवन हु इज़ लिसनिंग टू अस और हमारी मदद करने के लिए तैयार है। ये जो आपने डिजिटल वायलेंस की या फिर ट्रोलिंग की या फिर ऑनलाइन हरासमेंट की बात की, इसका दायरा बहुत वसी है। लाइक आप कहाँ पर जाकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे कि यहाँ तक ये हरासमेंट है, इसके बाद ये हरासमेंट नहीं है। इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा कि इस पर कितना काम हो रहा है, एंड देन इन द एंड ख़वातीन जो चाहती हैं रिपोर्ट करना वो कहाँ पर रिपोर्ट कर सकती हैं, इसके बारे में भी बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपका जो क्वेश्चन था कि ये जो मालूमात है इस पे तो हमने एक सीरीज़ शुरू कर दी। अभी हमारी एक डॉक्यूमेंट्री लॉन्च हुई है, वो हमारी वेबसाइट पे होगी, आपको फेसबुक पे मिल जाएगी, जो खुद ही के नाम से सीरीज़ है कि क्या जो ये ऑनलाइन हरासमेंट में टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड जेंडर बेस्ड वायलेंस लोगों को पता भी नहीं है तो वो कैसे समझें, वो पहली सीरीज, उसके बाद फिर वो चलेंगी। दूसरा ये कि हमारी कंप्लेंट सेल का जो एक ऐप है वो भी लॉन्च कर दिया हो गया हुआ है, वो गूगल पे आपको मिल जाएगा नेशनल कमीशन का, आप उसको भी डाउनलोड करें और अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर करवाएं, वो कॉन्फिडेंशियल होगा और फिर उसके साथ बैक एंड पे ही होगा। अगर आपको कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर हमारे नंबर्स हैं हमारी वेबसाइट पे, फेसबुक पे, आप वहाँ पे कर सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन अभी चूँकि हमने अभी इसको लॉन्च नहीं किया, नंबर वो भी आ जाएगा, लेकिन आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। हमारा लीगल सेल वहाँ पे मौजूद है, हमारे साइको सोशल काउंसलर्स वहाँ पे मौजूद हैं, और हम डायरेक्टली पुलिस के साथ बहुत सारे केसेस इस तरह के जो होते हैं इमरजेंसी में उनको डील करते हैं। अच्छा, दूर दराज रूरल एरियाज़ में रहने वाली ख़वातीन जो जिनकी इंटरनेट में भी शायद एक्सेस उस तरह से नहीं है, वो किस तरह आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? देखिए, हमारे पास ना, जो मैं आपको बताऊं कि मेरे पास बहुत सारे इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के केसेस आए हैं, और ये सारे इंटीरियर खैबर पख्तूनख्वा से और इंटीरियर पंजाब से हमारे पास आते रहे। हमने उनको कुछ को तो हमने डायरेक्टली खुद डील किया और उनको रिजॉल्व हो गए, कुछ जो है फिर हमने प्रोविंसेस में भेजे। तो जो हमारा मैकेनिज्म जो है ना रेफरल का, वो चलता
चलता रहता है। और जो भी हमारे पास केसेस, जिस तरह आपने बच्चों को कहा, केसेस आ रहे होते हैं, हम रेफर कर देते हैं फौरी तौर पे और फिर उसको फॉलो अप भी करते हैं। इदारे मिलकर काम करें जी बिल्कुल, रेफर क्यों कोऑर्डिनेशन के साथ। और हम कोशिश ये करें कि कोऑर्डिनेशन के साथ करें, कोई री इन्वेंटिंग द व्हील वाली बात ना हो, क्योंकि इसमें वसाइल भी लगते हैं और इसमें बहुत सारा टाइम भी लगता है। तो इस प्रोसेस को भी हम ज़रा ज़्यादा रॉबस्ट करें। और नेशनल कमीशन की वेबसाइट पर आपको सारी मालूमात भी मिल जाएगी। नई सीरीज़ भी जो आ रही हैं उसमें हम चाहेंगे कि आप लोगों के पास भी अगर आती हैं तो आप इसको स्प्रेड करें मैसेज को, क्योंकि ये अवेयरनेस का और बिहेवियर चेंज का जो सारा सिलसिला है ये जारी रहेगा इस आईटी के साथ। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने इसको अपनी ताकत बनाना है, इससे डरना नहीं है। वेबसाइट का नाम बता दीजिए, फिर वो सोशल मीडिया पे भी ncsw.org.gov। ओके, ठीक है, ncsw.org.pk ncsw.org.pk। अगर खुदा न खास्ता आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन है कि वर्बल या फिर फिजिकल तशद्दुद का सामना करना मैं करेक्ट कर दूं, ncsw.gov.pk। ठीक है, हम अपने डिजिटल के ऊपर और डिजिटल के ऊपर जो है ना हमारे फेसबुक के ऊपर ये नाम आ जाएगा बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, सो दैट आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। आप अकेले नहीं हैं, ऐसे इदारे मौजूद हैं जो आपका साथ देंगे अगर खुदा न खास्ता आपके साथ इस तरह का तशद्दुद हो रहा है तो। बहुत शुक्रिया, सो मच, आप बहुत नेक काम कर रही हैं, अल्लाह ताला आपको इसकी इजाज़त दे। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं जनाब। ब्रेक से जब हम आएंगे वापस तो बात करेंगे दीगर अहम सेगमेंट्स पर। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। अपने प्रोग्राम में हम अक्सर आपकी मुलाकात करवाते हैं ऐसी शख्सियात से जो उम्र में बड़ी कम होती है लेकिन उनके काम बहुत बड़े बड़े होते हैं। ऐसा ही एक बच्चा 12 साल का हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने बहुत तेज़ी के साथ बहुत ही कम उम्री में बैडमिंटन की दुनिया में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर ली हैं और वो जल्द ही पाकिस्तान का चमकता हुआ सितारा भी बनने वाले हैं। उनका नाम जो है ना वो बताया जाता है कि सैयद जैद है और उन्होंने सिर्फ 2 साल पहले बैडमिंटन खेलना शुरू की और अनम 2 सालों के अंदर उन्होंने ऐसी ट्रिक्स जो हैं वो सीख ली हैं, ऐसी वो स्किल सीख ली है कि वो जाके अब पाकिस्तान भाई गैर मामूली सलाहियतें हैं इस बच्चे में। ना सिर्फ कोचेज और मीडिया की तवज्जो उन्होंने हासिल की है बल्कि बैडमिंटन के बड़े बड़े नाम जो हैं उनको भी हैरान कर दिया है। हम बात करें, जिस तरह आयशा ने आपको शुरू में ही नाम बता दिया, सैयद मोहम्मद जैद की, जिन्होंने हाल ही में बैतुल इस्लाम ओलंपियाड सीजन 9 में अपनी उम्र से कहीं बड़े और तजुर्बेकार खिलाड़ियों को शिकस्त देकर अंडर 17 बैडमिंटन टूर्नामेंट का टाइटल अपने नाम कर लिया है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जैद, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। आज हम जैद वेलकम करेंगे आपको शो में। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जैद सबसे पहले तो ये बताएं, मैं आपको कहूँगी कि आप प्रोडिजी हैं क्योंकि ऐसे बच्चे जो कि बहुत छोटी उम्र में बड़े ज़बरदस्त किस्म की स्किल्स हासिल कर लें और ऐसी स्किल्स जिनके लिए सालों लगते हैं, सालों की वो कहते हैं ना तपस्या लगती है सीखने के लिए, वो आपने 2 सालों में कैसे? बैडमिंटन का शौक था आपको, इंस्पिरेशन आपको कैसे मिली एंड देन इतने कम अरसे में कैसे आपने इतना अच्छा खेलना सीख लिया? बैडमिंटन का मेरा शौक खुद भी था। 1-2 दिन खेलने के बाद मुझे शौक था उसका बैडमिंटन का। इंस्पिरेशन तो मेरे पेरेंट्स थे, वो लोग खेलते थे, मैं उनको देख के सीखा, उनके साथ शुरू में खेला और 2 साल में ये इम्प्रूवमेंट। मेरे कोच होते हैं सर गफ्फार, और उनके साथ मैंने नौका जिमखाना में काफी टाइम खेला, उनके साथ मैचेस खेले, अपने सीनियर्स के साथ खेला और इस तरह फिर मेरा इम्प्रूवमेंट इतनी जल्दी हुई। अच्छा, ठीक है। 2 साल आपने, अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी कोचिंग, आपके पास बाकायदा कोच है, ट्रेनिंग किस तरह से ली और आप मैनेज किस तरह से करते हैं? आई होप आप स्टडी भी साथ साथ कर रहे होंगे। जी, मेरे कोच हैं सर अब्दुल गफ्फार, उनके साथ मैं इवनिंग में शाम में जाता था लाइक 6 बजे और फिर मैं उनके साथ ट्रेनिंग करता था 1 till 2 आवर्स, यानी 1 घंटा मैं उनके साथ कम से कम खेलता था और उसके बाद फिर मैं अपने गेम्स खेलता था। और उससे पहले फिर 6 बजे से पहले मैं 4 से 5 या 4 से 6 तक मैं स्टडीज कर रहा हूँ और अभी एग्जाम्स में ज्यादा स्टडीज करनी पड़ रही हैं लाइक 3 बजे से 6 बजे तक, और उसके बाद फिर बैलेंस करना पड़ता है बैडमिंटन और स्टडीज को। ठीक है जैद, जरा सही बताओ, डंडी तो नहीं मारते पढ़ाई में? नहीं, पढ़ाई में डंडी नहीं मारता मैं, पढ़ाई को भी इम्पोर्टेंस देता हूँ। पढ़ाई भी बहुत जरूरी चीज है, एजुकेशन बहुत, मतलब हमारे घर में भी और मेरे फादर भी हैं, वो भी मुझे बहुत पढ़ाई करवाते हैं, यानी पढ़ाई very important and I can see that you know it। ये जो ओलंपियाड में आप गए, बैतुल सलाम ओलंपियाड सीजन 9, इसके बारे में बताएं, इसका एक्सपीरियंस आपका किस तरह का रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा ओवरऑल।
बैडमिंटन कोर्ट्स इतने वो नहीं थे अच्छे लेवल के, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। क्लोजिंग सेरेमनी एंड ऑल बहुत अच्छा था, उनकी अरेंजमेंट्स, उनकी मेडल्स, ट्रॉफीज, सब कुछ। और फिर मैं अपने स्कूल से गया था बैतुलसलाम ओलंपियाड में, मैंने वहाँ पे खेला और मेहनत करने के बाद लाइक ट्रेनिंग, मेहनत सब कुछ करके जब रिजल्ट मिला तो ओवरऑल खुशी हुई। अप्रिसिएशन भी मिलती होगी यकीनन आपके जो क्लास फेलोज़ हैं, आपके फ्रेंड्स हैं और घर से भी, ज़ाहिर है फैमिली से भी। अच्छा ये बताएं, आपने अपनी उम्र से बड़े लोगों के साथ भी खेला, वो कैसा तजुर्बा था? कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो गए कि मैं कैसे कम्पीट करूंगा इन लोगों के साथ? नहीं, मैं कंफ्यूज तो हुआ था टू बी ऑनेस्ट। फर्स्ट 2 मैचेस में मैं कंफ्यूज हुआ था। उसके बाद मेरे फादर थे और मतलब मेरे सीनियर्स से सपोर्ट करने वाले, उन्होंने मुझे बताया और टेक्निक बताई और यानी आइडिया दिया मुझे कि इस कोर्ट में इनके साथ कैसे खेला जा सकता है। उसके बाद फिर मैंने इनके साथ खेला, कंपीट किया अच्छा और फाइनल जीता। वेरी गुड, बड़ी खुशी हो रही है हमें देखकर और मुझे लग रहा है कि फ्यूचर के स्टार के साथ जो है ना हम बात कर रहे हैं। क्योंकि हम स्टार्स की बात करें तो बैडमिंटन में आपका फेवरेट कौन है इन द एंड, ये बता दीजिए। और आपकी मंजिल क्या है, कहाँ तक पहुँचना है कि इस प्लेयर की जगह तक मैं पहुँच गया तो मैं समझूंगा कि मैं बहुत बड़ा प्लेयर हूँ? बैडमिंटन में मेरी इंस्पिरेशन यानी मेरी मोटिवेशन है ली चोंगी, एक मलेशिया का प्लेयर है, मलेशियन प्लेयर, और उसके मैचेस में तकरीबन हर दिन देखता हूँ और उसकी तरह बनना चाहता हूँ, उसके सक्सेस लेवल तक जाना चाहता हूँ और इंटरनेशनल इंशाल्लाह खेलना चाहता हूँ। इंशाल्लाह आप जाएंगे, ऑल द वेरी बेस्ट। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और देखने वालों की दुआएं भी डेफिनेटली आपके साथ होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद जैद, प्लेयर हमारे साथ मौजूद थे। सिर्फ 2 साल के अंदर देख लें उस बच्चे ने बैडमिंटन खेल कर जो है ना वो जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना शुरू हो चुके हैं। भाई क्या बात है, बहुत मरतबा ऐसा होता है कि आपको आपकी गेस्ट ना बहुत हैरान भी कर देते हैं, तो जैद उनमें से एक हैं। जैद थैंक यू सो मच। के साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही, इंशाल्लाह आपसे करेंगे दोबारा मुलाकात। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।